और जी, मैंने रिकॉर्डिंग पे लगा दिया, आप स्टार्ट कर सकते हैं, मैं लाइव करती हूँ। जी अभी ठीक कुछ है। प्रॉब्लम आ रही है इसमें, आप अच्छा कीजिए। अच्छा, ठीक है। हाँ, सद्भावना कथा उत्सव में सभी का स्वागत है और ये हमारा 8वां और आखिरी आयोजन है। वैसे तो साल में समय समय पर सद्भावना कथा उत्सव होते रहते हैं और मुस्कान जी की तरफ से थोड़ा आवाजें आ रही हैं, जैसा कि उत्सवों में होता ही है। और आज बच्चों की कुछ प्रस्तुतियां होंगी और हमारे बीच कुछ कथाकार अपनी अपनी प्रस्तुतियों के जरिए हमसे बात भी करेंगे। उन कथा प्रस्तुतियों में मुख्यतः विषय हमारा जो रहेगा वह रहेगा एनिमेशन और चित्रकथाओं का बाल मन पर प्रभाव। तो पहले बच्चों का परिचय और आमंत्रित कथाकारों का परिचय हम कर लेते हैं। स्क्रीन शेयर के जरिए हम एक बार देखते हैं ये हमारे बीच कौन कौन बच्चा क्या क्या सुनाने जा रहा है। खिड़की दरवाजों की आवाजें समारोह को थोड़ा ध्वन्यात्मकता दे रही हैं, तो ध्यान दें। रास्ता स्कूल खोड़ा के संग है हमारा ये कथा उत्सव का आज का कार्यक्रम और विषय है एनिमेशन और चित्रकथाओं का बाल मन पर प्रभाव। और अब तक जो काफी अभी तक आयोजन हुए हैं, एक झलक देख लीजिए कहाँ कहाँ हुए हैं। और आज है खोड़ा संस्था रास्ता स्कूल के साथ, और इसके बाद बाल गीत सम्मेलन का एक कार्यक्रम होगा 17 जनवरी, और फिर होगा बाल अधिकार विमर्श पर एक कार्यक्रम। और आज की जो प्रस्तुतियां हैं वो बहुरंगी संसार की एनिमेशन व चित्रकथाएं। कोशिश हमने की है कि कुछ विषय से संबंधित हो, बाकी बच्चों का मनमौजीपना तो चला ही है कि वो जैसी उनको दी जाती हैं कहानियां वैसा वो प्रस्तुत करते हैं, खुद भी अपनी इच्छा वो उसमें शामिल करते हैं। पहली प्रस्तुति शिव तांडव स्तोत्रम, नाजिया मुस्कान, दो दो मुस्कान, छोटी बड़ी, तरन्नुम और सोनिया लेकर आएंगी। महकता हुआ गुलाब, सिराज अहमद जी की कहानी दिव्या पोखरियाल हमें सुनाएंगी। प्लास्टिक हटाओ धरती बचाओ नाटिका मुस्कान और उसके साथी हमें दिखाएंगे। और बूंद बूंद से सागर एक बहुत ही छोटी 1 मिनट के आसपास पीयूष कुमार एक एनिमेशन मूवी हमसे साझा कर रहे हैं, राधा की क्यारी। फिर एक सिराज अहमद जी की कहानी अक्षा सुनाने जा रही हैं। किसी को बताना मत एक लोक कथा पर आधारित शाहीन छोटी बच्ची है वो रखेगी कहानी। टपका बनाम खर्राटा एक और एनिमेशन छोटी सी मूवी है 1-1.5 मिनट की, वो पीयूष कुमार जी ने हमसे साझा की है। रूपल रोटी है कहानी सिराज अहमद की, मुस्कान हमें सुनाएंगी। बेटी को बचाओ तुम एक सामाजिक संदेश देती गीत गायकी है लतेश और नैना की। छिपकली कबीर संजय जो पर्यावरण और जंगल कथाएं लिखते हैं उनका कथा वाचन है, उन्होंने सीधा हमारे पास भेजा है और वो जुड़ेंगे भी, चर्चा में शामिल होंगे। और एक कहानी साझा करेंगे रमेश राजहंस जी जो हमारे साथ हैं। वर्ण विचार की पाठशाला से संगीता श्रीवास्तव अपनी एक वर्चुअल स्टोरी रखेंगे और उस पर बात भी होगी, और साथ में बच्चों की प्रस्तुतियों पर टिप्पणियां और चर्चा। ये हमारे आज के भागीदार बच्चे हैं, एक झलक देख लेते हैं। झलक मुस्कान है, शाहीन, नैना, लतेश, अच्छा, दिव्या और नृत्य करती हुई नाजिया, मुस्कान, छोटी बड़ी मुस्कान, दो दो, तरन्नुम और सोनिया। हमारे बीच में हमारे अतिथि आमंत्रित कथाकार हैं रमेश राजहंस जी, और अभी इनसे परिचय करना शेष है, हम थिएटर रिसोर्स मानते हैं, बाकी धीरे धीरे परिचय बढ़ता जाएगा। हमारे बीच में संगीता श्रीवास्तव वर्चुअल कथाकार व शिक्षाविद, प्रकृति पाठशाला के जरिए भाषा सिखाती हैं। कार्य क्षेत्र इनका इंदिरापुरम पब्लिक स्कूल है, अध्यापिका हैं। और कबीर संजय पत्रकार लेखक, जंगल कथाओं पर लगातार कलम चलती है। पर्यावरण प्रकृति अन्वेषी हैं, चीता नाम की एक पुस्तक हाल ही में प्रकाशित हुई है।
फेसबुक फॉलोअर हैं इनके 5000 के आसपास, और हमारे एक जो संदर्भदाता के रूप में बच्चों को कार्यशाला में सिखाते रहे हैं एनिमेशन और छोटी-छोटी फिल्में कैसे बनती हैं उसके बारे में जानकारी देते हैं। पीयूष कुमार एनिमेशन आर्टिस्ट हैं, मुंबई में अभी-अभी ताज़ा-ताज़ा नौकरी लगी है। और कथा उत्सव में सहयोगी हमारे रहे हैं हंसराम गुर्जर जी, जो राजस्थान के शिक्षित कार्यकर्ता ग्राम गौरव संस्था से हैं। सुनीता नेगी बाल सहयोग में मनोविज्ञानी की भूमिका में अपना सहयोग कर रही हैं। बॉबी प्रकाश जी, बॉबी प्रकाश श्रीवाल हिमालयन इंग्लिश स्कूल घनसाली से हैं। गीता चंद्र जी FXB, मेघा शर्मा जी एनलाइटेड कुमुद ट्रस्ट से, प्रमोद दीक्षित जी प्रधानाध्यापक हैं प्राथमिक स्कूल के, और वो भी जुड़ेंगे हमारे इस चर्चा में शामिल होंगे। संतोष गुप्ता जी सलाम बालक ट्रस्ट से हैं। विनीता झा आज जहां कार्यक्रम हो रहा है कथा उत्सव का, ऐसा मानकर चल रहे हैं, हो तो वर्चुअली और वैसे ही रहा है। और आज का कार्यक्रम शुरू होता है शिव तांडव स्तोत्रम से। नृत्य करेंगी नाजिया मुस्कान तरुण। तो ये बच्चों की नृत्य प्रस्तुति थी, और प्रस्तुति के बाद आप तालियां बजाने के लिए स्वतंत्र होते हैं, कोई रोक नहीं सकता आपको। 10 सेकंड के लिए तो कर ही सकते हैं, और ये कार्य अनम्यूट करके भी कर सकते हैं, वैसे तो म्यूट ही रहना होता है। और महकता हुआ गुलाब मेरा नाम दिव्या पोखरियाल है। मैं कक्षा 5 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय आदर्श प्राथमिक विद्यालय बिरोखाल है। आज मैं आपको महकता हुआ गुलाब कहानी, जिसके लेखक सिराज अहमद है, कहानी प्रस्तुत करना चाहती हूँ। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। सुबह से तेज बारिश हो रही थी और सिम्मी का मूड बहुत खराब था। मम्मी ने उसे कह तो दिया था कि बारिश रुक जाएगी, लेकिन बादल देखकर बिल्कुल नहीं लगता। वैसे तो बादलों में हाथी घोड़ा ढूंढने में सिम्मी को बहुत मजा आता है, पर आज उसे बादलों पर बहुत गुस्सा आ रहा है। अब आप सोच रहे होंगे क्यों? दरअसल आज सिम्मी का बर्थडे है और उसने अपने दोस्तों को पार्टी दी है। लेकिन अगर ऐसे ही बारिश होती रही तो पार्टी में कौन आएगा भला? शाम के 4 बज चुके हैं। रुकने के बजाय बारिश ने और तेजी पकड़ ली है। सिम्मी रुआंसा मूंद लिए खिड़की से सटी बैठी है और बारिश के थमने का इंतजार कर रही है। तभी मम्मी ने आकर उसे कहा, सिम्मी बैठी रहोगी या तैयारी में मदद भी करोगी? सिम्मी बोली, कोई फायदा नहीं मम्मी, कोई नहीं आएगा। कहते कहते वह उदास हो गई। जब भी बारिश तेज होती है तो आसमान साफ होने की जल्दी संभावना होती है। तुम फिक्र मत करो, मम्मी ने कहा। तो सिम्मी की थोड़ी उम्मीद जगी। घर के बरामदे में केक कटिंग होनी है। सिम्मी ने मम्मी के साथ मिलकर रंगीले गुब्बारों से बरामदे को सजाया, कुर्सियां मेज लगाई। फिर मम्मी ने रंग बिरंगे शब्दों में लिखा, हैप्पी बर्थडे टू यू डियर सिम्मी। यह देखकर सिम्मी का चेहरा लाल गुलाब जैसा खिल उठा। आज तो सिम्मी के पापा ने भी ऑफिस से जल्दी आने का वादा किया है। सिम्मी ने कहा था कि आप छुट्टी ले लेते, लेकिन कुछ जरूरी काम होने की वजह से ऐसा नहीं हो पाया। उन्हें ऑफिस जाना पड़ा, लेकिन उन्होंने जल्दी आने का वादा किया था। तभी फोन की घंटी बजी। सिम्मी ने फोन उठाया। हेलो सिम्मी, मैं रिया बोल रही हूँ। हाँ रिया बोलो। हैप्पी बर्थडे टू यू सिम्मी। थैंक यू रिया। तो आओगी ना तुम रात
शाम को पार्टी में नहीं आ पाऊंगी सिम्मी, सॉरी। इसी बात में सिम्मी का मन बुझ सा गया। उसका लटका मुंह देख मम्मी ने कहा, क्या हुआ सिम्मी? सिम्मी ने कहा, रिया नहीं आ रही है। और यह कहते ही सिम्मी अपने कमरे में चले गई और वहां बेमन से ड्राइंग बनाने लगी। तभी डोर बेल बजी। सिम्मी समझ गई कि पापा आ गए। जब उसने दरवाजा खोला तो सिम्मी दंग रह गई। पता है क्यों? पीछे पापा खड़े थे और आगे उसके दोस्त मिंकू, सन्नो, प्रिया, रिया, आयान, जैनब, जसी और जेकब। क्या हम अंदर आ जाएं? दोस्तों ने पूछा। तो जैसे सिम्मी सोते से जागी, उसका चेहरा महकते हुए लाल गुलाब की तरह खिल उठा। धन्यवाद। बहुत सुंदर। चित्र ने कहानी को जीवंतता दी, बहुत सुंदर। और पोखरियाल जी, दिव्या ने भी सुनाया भी अच्छा। ये पाठन का वाचन बनेगा और इसका इंतजार भी रहेगा। प्लास्टिक हटाओ धरती बचाओ नाटिका मुस्कान और उसके साथी प्रस्तुत कर रहे हैं। सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम मुस्कान है। मैं राष्ट्र स्कूल की छात्रा हूँ। मैं अपने सहपाठियों के साथ प्लास्टिक हटाओ धरती बचाओ पर एक प्रस्तुति आपके सामने ला रही हूँ। कुछ बच्चे स्कूल आते हुए, नैना, रुद्रा और अक्षा, ये तीनों एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं जो इन्हें स्कूल से मिला है पर्यावरण के ध्यान रखने के लिए। रुद्रा एक दिन स्कूल से घर जा रही होती है, तभी उसे एक गाय नजर आती है जो प्लास्टिक साड़ी में होती है। प्लास्टिक में भरा कचरा, ऊपर से एक और पानी में भरा कचरा आ जाता है। गाय उसे भी खाती है। रुद्रा ये सब देखकर बहुत दुखी होती है। रुद्रा इस सब के बारे में घर जाकर लैपटॉप पर रिसर्च करती है। वह सोचती है कि प्लास्टिक दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। वह सोचती है प्लास्टिक को खत्म कैसे करना है। तभी उसे एक ख्याल आता है कि प्लास्टिक से बने दो बड़े बड़े राक्षस उसे खा रहे होते हैं। वो बहुत डर जाती है। स्कूल जाकर रुद्रा इन सब के बारे में अपने दोस्तों से बात करती है। वो कहती है कि हाय अक्षा, हाय नैना, क्या तुम्हें पता है हमारे देश में कितनी ज्यादा प्लास्टिक इकट्ठी हो रही है? कितनी? इतनी कि हम रात को सोने से लेकर सुबह उठने तक पूरी तरह से प्लास्टिक से घिरे रहते हैं। हमारे चारों ओर प्लास्टिक है, जैसे टूथब्रश, लंच बॉक्स, वाटर बोतल और प्लास्टिक बैग्स। हम इन चीजों को इस्तेमाल करते और फेंक देते हैं। हाँ, हमें इसके बारे में कुछ सोचना चाहिए। हाँ, ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिसे हम इस्तेमाल करते हैं और फिर फेंक देते हैं, जैसे कंप्यूटर, पास, टीवी, फर्नीचर और बहुत कुछ। हमें इसके बारे में कुछ सोचना होगा। हाँ, इसके बारे में सोचना होगा। और इन सबकी मदद चाहिए। हमें अपने भविष्य में आने वाली रुकावटों के बारे में सोचना होगा। चलो सोचते हैं। चलो कुछ सोचते हैं। हाँ, आइडिया। हम लोग पेपर बैग्स बनाते हैं। हाँ, उन सब बच्चों ने प्लास्टिक को हटाने के लिए पेपर बैग्स बनाने की तैयारी करी और वे सब मिलकर प्लास्टिक बैग्स बनाने में जुट गए। ये देखो मैंने बना दिया। मैंने दे दिया। तभी स्कूल की प्रिंसिपल भी राउंड पर आते हैं। बच्चों, जो तुम्हें प्रोजेक्ट दिया था वो तुमने कैसे बनाया? एक छोटा सा था, वो मैम ने बड़ा था। प्रोजेक्ट बना रहे थे तो हमने देखा कि कई तरह से प्लास्टिक हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रही थी। तो हमने सोचा क्यों ना हम पेपर बैग्स बनाकर उसको थोड़ा हटाने की कोशिश करें। तो मैम, क्या हम अपने कैंटीन में पेपर बैग्स दे सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं। और हमें अपनी कैंटीन से भी प्लास्टिक बैग हटाने होंगे और हमें पेपर बैग्स लाने होंगे। मैं कैंटीन के हेड से जाके बोलती हूँ कि प्लास्टिक बैग हटा दिए जाए और पेपर बैग्स लाए जाए।
और आज ही प्लास्टिक बैग लगा दिए जाए। अभी रुक। अब सॉरी बच्चों, प्लास्टिक बैग की जगह पेपर बैग्स लगाए जाएंगे। थैंक यू मैम। बच्चे आपस में खुशियां मनाते हुए उन बच्चों ने कैंटीन में एक पेपर बैग स्टॉल खोल लिया। वहाँ पर ये सबको पेपर बैग देने लगे ताकि प्लास्टिक को दूर करा जाए। मैडम इन पॉलिथीन को डस्टबिन में डाल दीजिए और हमसे ये पेपर बैग्स ले लीजिए। कैंटीन के लोग उन बच्चों से पेपर बैग्स लेने लगे। वो बारी बारी सबको पेपर बैग्स देते थे। बच्चों ने इस प्रकार के पेपर बैग्स बनाए और इस तरह हमारा रास्ता स्कूल तो प्लास्टिक मुक्त हो गया। आप लोगों से भी निवेदन है कि अपने आसपास प्लास्टिक हटाएं और बाजार जाते समय अपने साथ अपना बैग ले जाए ताकि जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं वो अपने बैग में ला सकें। थैंक यू। बहुत सुंदर। और ये संदेश से नो टू प्लास्टिक। थैंक यू। रास्ता स्कूल के बच्चों का ये संदेश अपनाने की जरूरत है, आदत में लाने की जरूरत है। गुलाब जी के विंडो से बच्चे झांक रहे हैं और वो तालियां बजा सकते हैं। और एक छोटी सी 1 मिनट से भी कम के समय की एक बूंद बूंद से सागर एनिमेशन मूवी देखते हैं पीयूष कुमार जी की। और ये बच्चों ने सीखा भी था समर वर्कशॉप में, कुछ बच्चों ने बहुत अच्छी कोशिश करी थी। ये देखते हैं और ध्यान से इस पर बात होगी तो ये कहानी क्या कहती है पूछेंगे। टपकती हुई छत से उसने क्या क्या सोच लिया। हाँ, और सागर में सैर भी कराया। और इस छोटी सी फिल्म के बाद कोई बच्चा कुछ और भी सोच सकता है, इस पे बात करेंगे। राधा की क्यारी कहानी, इस कहानी के नाम की एक पुस्तक आ चुकी है, उसका विमोचन हम अगले सप्ताह करने जाएंगे। अक्षा से पहले सुन लेते हैं कहानी। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम अक्षा है। मैं रास्ता स्कूल खोड़ा कक्षा 5वीं की छात्रा हूँ। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है राधा की क्यारी। क्यारी राधा की क्यारी। आप सूरजमुखी के पौधे हैं, हरी धनिया, टमाटर, पुदीना और भी बहुत कुछ उस छोटी सी क्यारी में पौधे होते हैं। अगर उस क्यारी को छोटा खेत भी कहा जाए तो कोई हर्ज नहीं है। आस पड़ोस के सभी तो ले जाते हैं। हरी धनिया लेने आई थी, कहने लगी, राधा तुम्हारी क्यारी की हरी धनिया में दिखती है, मैं बाजार वाली में नहीं। उसको चुतिया बनाते हो। बहुत खुश हो जैसे सफल हो गई हो। राधा की क्यारी की कैसे हो आप लोग? जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, मैं पौधा अकेडमी के साथ साथ में पर भी पढ़ा रहा हूँ। यहाँ वहाँ पर आप मेरे इंडिविजुअल कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं, तो ज्वाइन कीजिए मेरे चैनल को ऑन यूट्यूब। तो जी जान से करती है, सुबह शाम समय पे पौधों में पानी देती है, फिर क्यों ना रहे उसकी क्यारी हरी भरी और खुशबूदार भला। अभी कुछ दिन पहले ही उसने क्यारी के किनारों पर चूने से पुती हुई ईंटें लगाई हैं। क्यारी की सुंदरता अब पहले से कई ज्यादा बढ़ गई है। पढ़ाई लिखाई के अलावा वह अपनी क्यारी की देखरेख सबसे अधिक पसंद करती है। एक रोज की बात है, इससे आप लोग बदल गया। तेज हवाएं चली और न जाने कहां से काले काले बादल आ गए। बड़ी ने दस्तक दे दी। तब राधा स्कूल में थी। बारिश रुकी तो वह घर पहुंची। उसे जिसका डर था वही हुआ। घर पहुंचते ही उसने देखा
बारिश से उसकी क्यारी में ढेर सारा पानी भर गया था। तेज हवा और बारिश से पौधे टूट गए थे। क्यारी पूरी तरह बर्बाद हो चुकी थी। पुदीना टूटकर पानी पे ऊपर तैर रहा था। गुलाब और सूरजमुखी के पौधे बीच से टूटकर क्यारी के एक तरफ पड़े थे। यह सब देखते ही राधा की आंखों से आंसू टपक पड़े। वह फरफरा के रो पड़ी। फिर तो घर के सभी सदस्यों ने उसे समझाने की कोशिश की, मगर उसके आंसू न रुके। दादी जी बोली, बेटी क्या बाप की कसम है, फिर से बना लेना, इसमें क्या रोने की क्या बात है। अगर बाप प्यारा नहीं है तो रिमूव करना सर। देख नहीं सकता ना। फिर पापा ने मोर्चा संभाला। राधा को बड़े प्यार से पापा ने गोद में बैठाया और बोले, बेटी तुम परेशान मत हो, हम सब मिलकर तुम्हारी क्यारी को सजाने संवारने में मदद करेंगे और तुम्हारी नन्ही क्यारी में फिर से बाहर आ जाएगी। तब जाकर राधा चुप हुई। घर के सारे सदस्यों ने मिलकर राधा की क्यारी तैयार करवाई। राधा की खुशी के लिए सब ने जी तोड़कर मेहनत की। अब बताओ इसमें पापा ने कुछ बच्चे राधा तंग से कर रहे हैं, पूछा। लेकिन आप मेरे सुने पौधे धैर्य जो बनाकर। टूट गए, राधा ने उदास होकर कहा। नहीं नहीं देखने नहीं लगी। नहीं नहीं परेशान क्यों नहीं। होती हो? अभी मैं बाजार जाकर पौधे ले दूंगा, तुम उन्हें रोप देना। दादा बोल पड़े। कुछ ही दिनों में वह फिर से हरे भरी, तुम्हारी क्यारी फिर से हरी भरी हो जाएगी और खुशबूदार भी। अगर फिर से बारिश आ गई, मैं थोड़ा बच्चे जो तंग कर रहे हैं मैं एनोटेट कर देता हूँ और बहुत गाली गलौज कर रहे हैं। रिमूव करने के बाद भी तो कितने वो करेगा, मैं तेरी बाप हूँ। जी हाँ, बहुत ये कुछ बच्चे डिस्टर्ब कर रहे हैं और इसको अनम्यूट कर दें। पंकज जी, मेरे को अनम्यूट कर दो, मेरे को अनम्यूट कर दो। डॉक्टर पांडे कुतिया, सभी को अनम्यूट करें और मत बोलो ऐसा, प्रतुल मत बोलो मेरे को ऐसा कुछ। ठीक है, मैं शेयर ज्यादा आ करता रहा हूँ। प्रतुल, हेलो प्रतुल हेलो कुछ हेलो ज्यादा ही आ हेलो रहा है, प्रतुल हैं? कुछ ज्यादा आ रहा है प्रतुल। पंकज जी, कुछ वायरस आ गए हैं कथा उत्सव में जो परेशान कर रहे हैं, बार बार रिमूव करने पर भी। आप पंकज जी रुकिए, आप हाँ अनम्यूट कर हाँ, दें ये इसको। बच्चे कहाँ के हैं, ये बच्चे? ये पता नहीं चल पा रहा, लेकिन बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं। ये रिमूव करने पे ये अब आप ना उनको आने मत दीजिए, ठीक है। और जो बच्चे हैं, और ये पहली बार हो रहा है, अभी 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं। एक तो अनम्यूट कर दीजिएगा और उनको अलाउ मत करो। हाँ, आप अलाउ करो तो ज्वाइन कर जाएंगे, अलाउ मत करो आप। हाँ संतोष जी, ऐसा ही करते हैं। हाँ यस यस, आप विनीता जी मुझको और होस्ट रमेश जी बनाओ। को फिलहाल नहीं अनम्यूट रखिएगा और आप नहीं, म्यूट कर दीजिए। मेरे को होस्ट रखिए, मैं वो नहीं मैं हैंडल करता हूँ। और साले राजीव गांधी भोसड़ी के, प्रतुल भोसड़ी के, सब भोसड़ी। हाँ ठीक है, गालियां सब स्वीकार, चाहे अब शब्द कहो जितने, मैं मौन रहूं स्वीकार करूं, तुम जो चाहे कोरोना वायरस ओके। हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं, होता है। हाँ बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। आपके पास जो है वो दें, है ना? बिल्कुल बिल्कुल, उनके पास वही है, वही देंगे। जी जी, तो पंकज जी, गीता जी, एक तो अनम्यूट कर दें, म्यूट कर दें, अनम्यूट। मैं देख रहा हूँ। हाँ प्रतुल जी, अभी थोड़ा सा वेट कीजिए। ये कोरोना की तरह एक एक करके निकालने पड़ रहे हैं कि कहाँ पर। एक बात ना, सबको आप अनम्यूट कर दे, उसके बाद फिर उसको हाँ गीता जी, जी जी, ये कौन है जिसने भेजा? 1 मिनट, एक तो म्यूट कर दीजिएगा पंकज जी सबको। हाँ सबको म्यूट कर दिया। और जो अभी वीडियो पर हैं उनको खोल दीजिएगा, जिनकी पहचान है।
अलाउ और अलाउ मैं हटा रहा हूँ, हाँ म्यूट ऑल है। और आप रमेश जी को, विनीता जी को दे दीजिएगा अनम्यूट का। ठीक है, जो जिनके कैमरा ऑन है वो अनम्यूट कर दीजिएगा उनको। हाँ, तो हम शुरू रमेश करते हैं। कहानी रमेश जी और किनको? रमेश जी, विनीता जी, बाकी कैमरे के साथ या चैट पर जो वो भेजेंगे तो कर देंगे हम कहानी आगे तो सुनते हैं। रजनीकांत राधा जी, ने स्वागत है सवाल में सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। तुम उसकी बिल्कुल फिक्र मत करो, एनोटेट भी मैं करना होगा, कुछ ना कुछ इंतजाम करता हूँ। एनोटेट भी करना पड़ेगा एक बार। एक मिनट। एक एनोटेट का वो लगा दीजिएगा। एक मिनट जी। ऑन कर रहा है। धैर्य सबसे बड़ी औषधि है, उससे बड़ी और कुछ नहीं है। उसकी ऊर्जा समाप्त हो जाए उसका इंतजार है। ये एनोटेट, एक मिनट मैं गीता जी से पूछता हूँ एनोटेशन। हाँ, एनोटेट कर दे। मुझे दिखाई नहीं दे रहा, मैं कर तो लेता हूँ लेकिन आज जब पावर आपने दिए को होस्ट की तो मुझे नजर नहीं आ रही वो पावर। ये गीता जी एनोटेट ये कैसे इसमें हटाते हैं? एनोटेट, हाँ, मोर में जाके अब मैं कर दूंगा डिसेबल पार्टिसिपेट। अभी अब मैं कर दूंगा, मुझे नजर आ गया। अब संभवतः ना हो। अब की बार तुम्हारी क्यारी नहीं उजड़ेगी, पापा ने भरोसा दिलाया। शाम होते ही दादा बाजार के लिए रवाना हो गए। वहां से वह कई तरह के खुशबूदार फूलों के पौधे वाले बीज खरीद कर लाए। राधा के साथ मिलकर मम्मी ने क्यारी में पौधे व बीज की रुपाई की। पापा ने क्यारी को बारिश से बचाने के लिए एक जबरदस्त तरीका निकाला। बाजार से एक बड़ी रंग बिरंगी मजबूत छतरी खरीद लाए जो पूरी क्यारी को ढकने में समर्थ थी और उसे क्यारी के बीच में अच्छी तरह से गाड़ दिया। अब राधा की क्यारी बारिश से, हवा से पूरी तरह से सुरक्षित थी। क्यारी की सुंदरता देखते ही बनती थी। राधा बहुत खुश हुई। उसने सबको धन्यवाद दिया। थोड़े ही दिनों में उसकी क्यारी तो 12 हरी भरी और खुशबूदार हो उठी। फिर से गुलाब की खुशबू क्यारी के साथ साथ पूरा घर महक उठा। बहुत धन्यवाद। सुंदर। कहानी में व्यवधान जरूर पड़ा लेकिन कहानी मजेदार। और छोटे छोटे बच्चों के इश्यूज होते हैं जिस पर वो रूठ जाते हैं और फिर मान भी जाते हैं जब उनका समाधान निकलाता है। तो ये सुंदर कहानी सिराज जी की, उनको बहुत बहुत बधाई। वाचन किया ही था कक्षा ने। और किसी को बताना मत, ये शाहीन की एक कहानी उनके शब्दों में। ये पुरानी लोक कथा है, स्वर्ग की सैर, और उसको उन्होंने अपने शब्दों में पिरोया है। सुनते हैं। आप सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम शाहीन है। मैं रास्ता स्कूल से कक्षा 7वीं की छात्रा हूँ। आज मैं आप सभी को एक कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है किसी को बताना मत। देवताओं के राजा इंद्र हैं। उनका एक सफेद हाथी है, ऐरावत। रंग है उसका सफेद, विशाल माथा, गले में फूलों की माला, बहुत ही सुंदर है। एक दिन ऐरावत धरती की दुनिया देखने निकला। रात का समय था। वह एक गन्ने के खेत में उतरा। गन्ने लंबे लंबे, मोटे और रसदार थे। वहां वह गन्ने खाने लगा। वाह, क्या मीठा रस है, ऐरावत ने कहा। इस तरह वह ढेर सारे गन्ने खा गया। सुबह किसान ने देखा। वह चिल्लाया,
कौन मेरे गन्ने खा गया है? आज रात को पकड़ूंगा उसे। वह सांझ होते ही एक मोटी रस्सी लेकर खेत में आ गया। सूरज ढलते ही ऐरावत आसमान से उतरा। वह बड़े मजे लेकर गन्ने खाने लगा। किसान ने रस्सी का फंदा बनाया, उसे घुमाया और ऐरावत की गर्दन में डाल दिया। फंदे में फंसा सफेद हाथी देखकर किसान बहुत प्रसन्न हुआ। किसान ने हैरान होते हुए ऐरावत से पूछा, तुम ही मेरे मीठे गन्ने खाते हो? क्या तुम्हारे यहाँ खाने को कुछ नहीं मिलता? ऐरावत बोला, मिलता है, पर इतने मीठे गन्ने नहीं मिलते। सेब मिलते हैं घड़े जितने बड़े, अंगूर मिलते हैं तरबूज जितने बड़े, वे भी बिना बीज के। यह सुनकर किसान की ये सब चीजें खाने की इच्छा हुई। किसान बोला, मुझे भी ले चलो अपने वहां। ऐरावत ने कहा, ठीक है, कल तुम तैयार रहना, पर यह बात किसी को बताना मत। किसान घर गया तो सोचा, माँ को बता दूं। बिना बताया गया तो माँ चिंता करेगी। किसान ने माँ को बता दिया और कहा, ठीक है, पर किसी को बताना मत। पर माँ ने यह बात अपनी पड़ोसन कमला को बता दी। कमला ने अपनी सहेली को, सहेली ने अपने पति को। बस बात इसी तरह फैलती गई। शाम को किसान के खेत पर लोगों की भीड़ लग गई। वे सभी पेड़ पौधों के पीछे छुप गए। थोड़ी ही देर में आसमान से ऐरावत उतरा। किसान को देखकर ऐरावत बोला, मेरी पूंछ पकड़ लो। किसान ने उसकी पूंछ पकड़ ली। उसके हाथ में एक बड़ा सा थैला था। ऐरावत उड़ा। माँ ने किसान की टांगें पकड़ ली। इसी तरह धीरे धीरे सब एक दूसरे के पैर पकड़कर उड़ने लगे। अचानक ऐरावत बोला, किसान भाई, थैला क्यों लाए हो? किसान बोला, थैले में घड़े जितने बड़े सेब, तरबूज जितने बड़े अंगूर भर कर लाऊंगा। ऐरावत ने फिर पूछा, कितने सारे? किसान ने उत्साहित होकर अपने दोनों हाथ फैलाए और बोला, इतने सारे। बस फिर क्या था, धम 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 धड़ाम, और सब धरती पर गिर गए। ऐरावत ने कहा, मैंने कहा था किसी को बताना मत। तुमसे यह बात नहीं पची, तब तुम सेब और अंगूर क्या पचाओगे? और ऐरावत अकेला ही आसमान में उड़ गया। धन्यवाद। बहुत सुंदर कहानी, संदेश देती। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, अक्ल छूमंतर हो जाती है। स्वर्ग की सैर करने में स्वर्गवासी हो गया किसान। और एक छोटी सी फिल्म देखते हैं। रिक्वेस्ट जो आ रही है वो नहीं ले रहे हैं, क्योंकि वो व्यवधान भी डाल सकते हैं। गेहूं के चक्कर में घुन वाली कहावत याद आ रही है। टपका बनाम खर्राटा एनिमेशन मूवी है पीयूष कुमार की। फिर इस पर बात। उसने क्या रास्ता निकाला परेशानी में रीडिंग अतुल जी, करने जी। ये कुछ पार्टिसिपेंट्स मैंने अभी मतलब डिसेबल कर दिया है जी। जो आ रहे हैं वो क्या मतलब अभी फिलहाल ना आने दो, पता नहीं। वही मैं कह रहा हूँ कि अच्छी मंशा वाले हों, लेकिन परेशानी का एक डर है। हाँ, मैंने अभी ब्लॉक वो कर दिया, डिसेबल। अभी वो कर दीजिएगा। जितने हैं उतने पर्याप्त हैं। कार्यक्रम में व्यवधान नहीं पड़ना चाहिए और चर्चा भी होनी। और अगला कार्यक्रम की तरफ बढ़ते हैं। और अगली कहानी है सिराज अहमद की ही है। मुस्कान हमें सुनाएंगी। रूपल रूठी है।
नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम मुस्कान है। मैं रास्ता स्कूल खोड़ा की कक्षा 7वीं की छात्रा हूँ। मैं आज आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है रूपल रूठी है। रूपल रूठी हुई दालान में एक ओर बैठी है। सुबह तो वह बड़ी खुश नजर आ रही थी, पर अब उसका मासूम चेहरा लटका हुआ है। जहाँ उसके होठों पर मुस्कान बनी रहती थी, वहाँ उदासी ने जगह ले ली है। घर में सब अपने अपने काम में व्यस्त हैं। मम्मी पापा का लंच बॉक्स तैयार कर रही हैं। दादा बाहर टहलने गए हैं। दादी अपने कमरे में हैं। फिर एकदम से मम्मी को रूपल की याद आई तो उन्होंने रसोई से निकलकर आंगन में झांका और पाया कि वह एक कोने में उदास बैठी है। उसे देखकर ही मम्मी समझ गई कि कुछ तो गड़बड़ है, वरना वह ऐसे मुंह बनाकर बैठने वालों में से नहीं थी। शरारत करने में वह हमेशा आगे रहती है। काम निपटने के बाद वह रूपल के पास जा पहुंची और गुमसुम होने का कारण पूछा, लेकिन वह चुप रही और कुछ न बोली। जब मम्मी से बात ना बनी तो उन्होंने दादी को खबर दी। दादी ने उसे पास बुलाकर उदासी की वजह पूछी। रूपल दादी की लाडली थी और रूपल भी दादी को बहुत प्यार करती थी। जब दादी ने दोबारा प्यार से पूछा तो उसने नाराजगी की वजह बता दी। दादी हंसते हुए बोली, अरे पगली, इतनी छोटी सी बात। दरअसल आज सुबह जब उसका भाई मोहित छत पर पतंग उड़ा रहा था तो वह भी पतंग उड़ाने की जिद करने लगी। मोहित ने उसे मना कर दिया। बस इसी वजह से वह नाराज है। दादा ने घर आते ही दादी ने उन्हें सारी बात बता दी। दादा भी उस पर अपनी जान छिड़कते थे। वे उसे हंसते खेलते देखना चाहते थे। पास की दुकान से ही वे पतंगे, चरखी और मांझा ले आए। रंग बिरंगी पतंगे देखकर रूपल की आंखों में चमक आ गई। लेकिन उसे तो पतंग उड़ाना नहीं आता है। अब उसने बताया तो दादा बोले, मैं तुम्हें सिखाऊंगा। उसका बुझा चेहरा फिर से खिल उठा। सबसे पहले दादा ने पतंग के कन्ने बांधने सिखाए, फिर चरखी लपेटना और यह भी बताया कि पतंग कभी हवा के विपरीत दिशा में नहीं उड़ाते। जिस तरफ हवा बह रही हो उसी तरफ उड़ाते हैं। रूपल खुश हो गई। दादा ने भी बचपन में खूब पतंगे उड़ाई थी और वह अपने जमाने में पतंगबाजी में माहिर थे। पल भर में ही पतंग आसमान में झूलने लगी। रूपल गदगद हो उठी। दादा ने डोर उसे पकड़ा दी। शुरुआत में थोड़ी सी कठिनाई के बाद वह भी पतंग थामने में सफल हो गई। तब तक दादी और मम्मी भी छत पर आ गईं। उसे खुश देखकर वह भी फूले नहीं समाई। रूपल पतंग उड़ाने में मस्त थी। तभी कहीं से लहराती हुई दूसरी पतंग आसमान में आ गई। जल्द ही वह रूपल की पतंग के निकट आ पहुंची। सावधानी से, तुम उस पतंग को काट सकती हो, दादा ने रूपल का मनोबल बढ़ाते हुए कहा। रूपल के साथ साथ अब दादा दादी और मम्मी की नजरें भी आसमान की तरफ थीं। जी दादाजी, रूपल ने तेजी से डोर अपनी ओर खींची। दादा को पेच लड़ाने का अच्छा अनुभव था, इसलिए उन्होंने डोर के ऊपर का हिस्सा पकड़कर थोड़ी ढील दे दी। काट दिया। तभी दादी की आवाज ने सबको खुश कर दिया। दूसरी पतंग कट चुकी थी। रूपल ने पतंग काट दी। दादा भी खुश होकर बोले। दादा दादी और मम्मी उछल पड़े, मगर रूपल का मूड अचानक से खराब हो गया। अब क्या हुआ बाबा? मम्मी ने पूछा। दादाजी ने पतंग काटी है, मुझसे नहीं कटी। रूपल रुआसी होकर बोली। वह खुद पेच लड़ाना चाहती थी। सबने लाख समझाया कि पतंग उसी के हाथों कटी है, मगर वह नहीं मानी। दादा ने बीच में डोर क्या पकड़ ली। वह दोबारा गुस्सा हो गई। खुशनुमा माहौल फिर से गम की भेंट चढ़ गया। पतंग अभी भी हवा में उड़ रही थी। डोर दादा के हाथों में थी। कुछ देर सोचकर दादा बोले, क्यों ना पतंग से ही पूछ लिया जाए कि जब उसने दूसरी पतंग काटी तो डोर किसके हाथों में थी। मम्मी और दादी को चुपके से उन्होंने हाथों से इशारा किया तो वे बोल पड़ी, हाँ हाँ क्यों नहीं, पतंग भी कहीं बोलती है। रूपल हंसी नहीं रोक पाई।
लगी शर्त अगर बोली तो? दादा गंभीर होकर बोले। रूपल राजी हो गई। वह अच्छी तरह जानती थी कि पतंग कभी नहीं बोलने वाली। अगर मैं जीती तो फिर चॉकलेट लूंगी। रूपल ने दादा के सामने अपना प्रस्ताव रखते हुए कहा, मुझे मंजूर है। दादा खुशी खुशी मान गए। दादी और मम्मी चुपके से बैठी बस उनकी बातें सुनकर मुस्कुरा रही थीं। पतंग उतारी गई। दादा ने नाटक करते हुए पतंग से कई बार पूछा, वह पतंग किसने काटी थी, लेकिन जवाब कहाँ मिलने वाला था। धन्यवाद। बहुत सुंदर। ये मन में फिल्म चला देती हैं ऐसी कहानियां जो मन में चित्र बनते चलते हैं। नमस्ते दोस्त। और बेटी को बचाओ तुम एक गीत सुनते हैं, फिर एक दो प्रस्तुतियां और हैं। सामाजिक संदेश देती लतेश और नैना। My name is नैना। हम रास्ता स्कूल में पढ़ते हैं। हम अपना खुद का बनाया हुआ गीत आपके सामने आपको सुनाएंगे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी को बचाओ तुम ना उसको जलाओ तुम, बेटी को बचाओ तुम ना उसको जलाओ तुम, बेटी को बचाओ तुम ना उसको जलाओ तुम, ना उसको दफनाओ तुम, ना उसको दफनाओ तुम, बेटी को बचाओ तुम ना उसको जलाओ तुम, बेटी को बचाओ तुम ना उसको दफनाओ तुम। बेटी एक ऐसी ताकत है, बेटी एक ऐसी ताकत है जो हर काम करे, बेटी एक ऐसी ताकत है जो हर काम करे, बेटी को बचाओ तुम ना उसको जलाओ तुम, बेटी को बचाओ तुम ना उसको दफनाओ तुम। बेटी से तुम प्यार करो ना मारो उसको तुम, बेटी से तुम प्यार करो ना मारो उसको तुम, बेटी से तुम प्यार करो ना मारो उसको तुम, बेटी को बचाओ तुम ना उसको जलाओ तुम, बेटी को तुम प्यार करो ना उसको जलाओ तुम। बेटी हर काम करे जो बेटा ना कर पाए, बेटी वो हर काम करे जो बेटा ना कर पाए, बेटी वो हर काम करे जो बेटा ना कर पाए, बेटी को बचाओ तुम ना उसको जलाओ तुम, बेटी को बचाओ तुम ना उसको जलाओ तुम। हर मुश्किल को पार करे वो आगे बढ़ती जाए बेटी, हर मुश्किल को पार करे वो आगे बढ़ती जाए बेटी, हर मुश्किल को पार करे वो आगे बढ़ती जाए बेटी, बेटी को बचाओ तुम बेटी को पढ़ाओ तुम, बेटी को पढ़ाओ तुम, बेटी को बचाओ तुम। थैंक यू। वाह, बहुत सुंदर। म्यूजिक भी दे रहे हैं और रिदम में भी हैं और खुद का लिखा हुआ भी है। कमाल कमाल। और जिन्होंने तैयार किया करवाया उनका भी योगदान तो होगा अवश्य, लेकिन बच्चों की अपनी मौलिकता कमाल की है, उसके लिए हम क्लैपिंग कर सकते हैं। और क्योंकि म्यूट हो चुके हैं तो क्लैपिंग नहीं कर देता हूँ। और अब सुनते हैं कबीर संजय, और ये भी 5 बजे एंटर होने वाले हैं, ध्यान रखिए ये इनके आने का। हम इनसे सुन लेते हैं कहानी। इनकी कहानी है छिपकली, और ये जंगल कथाएं लिखते हैं और प्राणियों पर लिखते हैं। बहुत ही अच्छा लिखते हैं, संवेदना से भरा पूरा। सुनते हैं। प्यारे दोस्तों, मैं कबीर संजय हूँ और मैं आज आप लोगों को एक ऐसे जीव के बारे में बताना चाहता हूँ जो हम लोगों के आसपास ही रहता है, हमारे घर में रहता है, और उसको हम देखते भी रहते हैं, और उसके बारे में हमारे मन में तमाम किस्म के भ्रम भी हैं, और हम सोचते हैं, उसको देख के हम हैरत में भी पड़ जाते हैं। जी हाँ, ये छिपकलियाँ हम सारे के सारे बच्चों ने
या हमारे जितने हम सभी लोगों ने छिपकलियों को ज़रूर देखा होगा, और हम हैरत में भी पड़ जाते हैं कि आखिर ये छिपकलियाँ कैसे दीवार पे कैसे चल जाती हैं और दीवार पे कैसे दौड़ती रहती हैं, भागती रहती हैं उसी पे चिपक के, और हम बड़े आश्चर्य के साथ देखते हैं। और छिपकलियों से जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनके बारे में हमें पहले से लोगों द्वारा पता चलता है। तो हम लोग आज छिपकली की कहानी सुनेंगे कि छिपकलियाँ आखिर हैं क्या, और ये कैसे किस तरीके से ये जो है सरवाइव करती हैं, कैसे इनका क्या भ्रम है इनसे जुड़े हुए। जो सबसे ज़्यादा है लोग इसके बारे में कहते हैं कि छिपकलियाँ जो हमारे घरों में की दीवारों पे चलती रहती है, ये इनके बारे में आमतौर पे धारणा ये है कि ये छिपकलियाँ जहरीली होती हैं, इनकी त्वचा में जहर होता है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि वो काट सकते हैं, कुछ लोग इनको अपना दुश्मन मानते हैं, कुछ लोग उनसे दूर रहने की कोशिश करते हैं। और आमतौर पे इस तरीके के सवालात लोग जो है वो करते रहते हैं कि क्या उनके त्वचा में जहर है, क्या वो काट सकती है, क्या वो दुश्मन है, और इस तरीके से। लेकिन अगर हम देखा जाए तो जो छिपकलियाँ हैं वो हमारी कोई ऐसी दुश्मन नहीं है, और बल्कि हम ये कह सकते हैं कि कुछ अर्थों में वो हमारी दोस्त हैं, और वो हमारे घरों में रहती हैं। और बहुत साल मतलब जब से इंसानों ने जब अपना घर बना के रहना शुरू किया, उसके साथ साथ छिपकलियों ने भी उन्होंने वो हाउस गेको ही उसका नाम है, वो उन्होंने इंसान के घर के अंदर का जो पर्यावास है, जिस तरीके का जो इकोसिस्टम है, उसके हिसाब से अपने आप को ढाल रखा है। अब जो देखिए आमतौर पे लोग ये मानते हैं कि छिपकलियाँ जहरीली होती हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि भारत में कोई भी छिपकली वो जहरीली नहीं होती है। और उसमें से जो हमारे घर में पाई जाने वाली छोटी छिपकलियों से लेके जो मॉनिटर लिजर्ड जो सबसे बड़े होते हैं, इनमें से कोई भी छिपकली जहरीली नहीं होती। इनके त्वचा में भी कोई ऐसा जहर नहीं होता, बल्कि जो हमारे जो घरों में जो आमतौर पे जो छोटे छोटे जो कीट हैं जो हमको नुकसान पहुंचाते हैं, जैसे कॉकरोच है या मच्छर हैं, ये इस तरीके के मच्छरों को, दीमकों को, चींटियों को ये साफ़ कर देती हैं, इनको खा जाती हैं वो। तो इससे हमको होने वाला जो नुकसान है वो कम होता है। तो एक तरीके से ये कहा जाए कि घर की साफ़ सफाई करने में वो हमारे मदद करती हैं। अब रही बात जैसे कि ये माना जाता है कि उनकी त्वचा में जहर है, या उनके अगर वो खाने में गिर जाए तो खाने में गिर जाए, अगर कोई छिपकली किसी खाने में गिर जाए तो उसको कभी भी उसको खाना नहीं चाहिए। इसलिए नहीं कि वो जहर है, बल्कि इसलिए क्योंकि बहुत सारे जो जीवों के शरीर में बहुत अलग अलग किस्म के बैक्टीरिया होते हैं। जैसे एक चूहे के शरीर पे बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, और अगर वो चूहा अगर हमारे दूध को जूठा कर दे या हमारे दूध में गिर जाए तो हम उस दूध को पीना हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता है। इसलिए छिपकलियों के साथ भी वही बात है, उनके शरीर पे बहुत बैक्टीरिया हो सकते हैं या ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो हमको नुकसान पहुंचा सकती हैं, और फूड पॉइजनिंग हो सकती है। इसलिए उनसे इस तरीके से दूर रहना ही भला है। और एक बात और मुझे कहनी है कि जैसे कि रेप्टाइल्स जो होते हैं, जो सरीसृप जो वर्ग होता है, अगर आप देखिए तो ये इनके चेहरे से भाव प्रकट नहीं होते हैं। जैसे सांप है वो कब खुश है, या जो है छिपकली है वो कब खुश है कब दुखी है, ये इन भावों को पढ़ना थोड़ा मुश्किल होता है। जैसे कुत्ता है तो जब वो खुश होता है तो पूंछ हिलाने लगता है, हमको पता चल जाता है कि अच्छा हमारा जो कुत्ता है वो खुश है। इसलिए इस तरीके से रेप्टाइल्स के बारे में जानना मुश्किल होता है। तो हम लोग चूँकि उनके भावों को समझ नहीं पाते हैं, इसलिए हमेशा उनके प्रति हमारे मन में एक आशंका होती है। हमें लगता है कि हमें काटेगा या नुकसान पहुंचाएगा, या कोई जो है चीज़ ऐसी हो सकती है, लेकिन ऐसा है नहीं। ये उनके शरीर पे बाल नहीं होते हैं। हम सारे के सारे जितने भी मैमल्स हैं, हम सभी लोगों के शरीर पे बाल होते हैं। रेप्टाइल्स के शरीर पे बाल नहीं होते। हमारे कान बाहर को निकले होते हैं, उनके कान अंदर होते हैं। हमारा जो मैमल्स हैं वो जो स्तनपाई जानवर हैं वो गर्म रक्त वाले होते हैं। जो रेप्टाइल्स हैं वो ठंडे रक्त वाले होते हैं। इसलिए उनको जाड़े के समय में काफ़ी धूप की ज़रूरत होती है। जाड़े में आपने कई बार देखा होगा कि कोई ऐसी छिपकली भी आपको दिख सकती है जो एकदम सुस्त पड़ी हो, कहीं भाग ना रही हो, क्योंकि जो ठंड है उसको जब धूप मिलेगी तो उसके बॉडी का खून थोड़ा सा गर्म होगा, तब वो हरकत में आएगी।
और भागने लगेगी। तो हम लोगों को जो वो एक चूँकि एक जंतुओं के एक अलग वर्ग से आते हैं, वो रेप्टाइल्स हैं और हम स्तनपायी लोग हैं, तो इसके चलते भी एक किस्म की आशंका उनके प्रति हमारे मन में बनी रहती है। लेकिन छिपकलियाँ ना तो जहरीली हैं, ना तो घृणा के पात्र हैं, बल्कि ये कहा जा सकता है कि वो हमारे घर में एक तरीके का पेस्ट कंट्रोल का काम करती हैं। वो दीमकों को साफ करती हैं, चींटियों को साफ करती हैं, कॉकरोचों को साफ करती हैं और हमारी मदद करती हैं घर को साफ रखने में। इसलिए उनसे घृणा करने की कोई ज़रूरत नहीं है और वो जहरीली नहीं होती, इसलिए उनसे डरने की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन मेरे कहने का ये मतलब नहीं है कि आप जाके उसको पकड़ लीजिए, उसको पकड़ने की भी कोई ज़रूरत नहीं। वो अपना जीवन जी रहे हैं, उनको जीने दीजिए। और एक छिपकली के बारे में एक और ख़ास बात है कि छिपकलियों की पूँछ में उनकी डिफेंस टेक्निक छिपी हुई, उनकी एक रक्षा का एक तरीके का तरीका है कि जब उनके ऊपर कोई हमला करता है तो वो अपनी पूँछ को, उनकी पूँछ टूट जाती है और पूँछ टूट जाती है और बड़ी तेज़ी से उछलती है। तो जो जानवर उनके ऊपर हमला करता है उसको ये लगता है कि यही असली जानवर है और वो उस पूँछ के ही उस पे पड़ा रहता है, उसके पीछे पड़ा रहता है और वो छिपकली वहाँ से भाग जाती है। तो एक तरीके का उसका ये बचने का एक जो है तरीका है, एक तरीके की डिफेंस टेक्निक है जो छिपकलियाँ अपनाती हैं। तो दोस्तों, मैं ये सोचता हूँ कि आगे से जब कभी आप छिपकली को अपने घर की दीवार पर चिपके हुए देखेंगे तो ज़्यादा गौर से उसको देखने की कोशिश करेंगे, ये जानने की कोशिश करेंगे कि वो हमको कैसे फ़ायदा पहुंचाती है या वो किस तरीके का जीवन जीती है और हमारे घर का जो इकोसिस्टम है उसमें उसका क्या क्या योगदान है। धन्यवाद। बहुत सुंदर जानकारी। हर जानकारी एक कहानी जैसा सुख तो देती ही है, इसलिए संजय जी से आग्रह किया था कि वो जानकारी कहानी के रूप में रखें। और हम सीधा अब चलते हैं रमेश राजहंस जी के पास एक कहानी सुनने और फिर संगीता श्रीवास्तव जी के पास लौटेंगे। अभी स्टॉप शेयरिंग और कहानी के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ रमेश राजहंस। अनम्यूट करिएगा पंकज जी। अनम्यूट कर दे रहा हूँ मैं सबको, ठीक है जी जी, और आने भी दीजिएगा जो आ रहे हैं। अभी आने दो, ठीक। एक मिनट अतुल जी म्यूट हैं आप। हाँ पंकज जी ने, हाँ अभी अब सब खोल सकते हैं। जिसको भी बात करनी है। संगीता श्रीवास्तव जी स्वागत है, रजनीकांत जी भी और जुड़ चुके हैं। अभी म्यूट का इसलिए भी लगाया था कि यहाँ गाली गलौज शुरू हो गया था उस समय, इसलिए ये वेटिंग रूम वो कर दूं, मैं डिसेबल कर दूं? नहीं, अब आने दीजिए सबको। आने दूं ना? हाँ आने दीजिएगा। ठीक। रमेश जी मैं मैसेज, रमेश जी को जा नहीं रहा है मैसेज, एक बार भेजिएगा अनम्यूट का। एक मिनट। हाँ रमेश जी अनम्यूट करिए। नहीं वो तो मैं कर रहा हूँ पर वो शायद से उनको समझ नहीं आवाज नहीं आ रही। हाँ वो पहली बार शायद कर रहे हैं। अच्छा। आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट करना होगा। रमेश सर वहां पर एक मैसेज आ रहा होगा अनम्यूट का, आप उसको टैप कीजिए माउस से या अच्छा हाँ हो गया। अब ठीक है। जी। तो नमस्कार, मैं रमेश राजहंस मुंबई से। मुझे ये कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा और पुतुल जी को और विनीता जी को, दोनों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि ऐसे पैंडेमिक के समय में, जबकि घर में बैठे बैठे बहुत ही ऊब महसूस करते हैं लोग, उसमें कुछ समय के लिए उन्होंने इस कार्यक्रम से मुझे जोड़ा और मैं बहुत ताज़ा वर्क कर रहा हूँ। पहली जो प्रस्तुति थी शिव तांडव स्तोत्र की, वो बहुत अच्छी थी और वो प्रयाण गीत की तरह, और उसके जिन्होंने भी उसको क्या कहते हैं इसमें कोरियोग्राफी और बच्चों ने भी अच्छा काम किया था, मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर जो कहानी पोखरियाल ने सुनाई और जितने बच्चों ने कहानियां सुनाई, बहुत अच्छी कहानियां सुनाई
और सबसे बड़ी बात जो मुझे लगी कि उनके उच्चारण बड़े साफ थे और स्पष्ट थे, और ध्वनि मूल्य जो है वो पूरे साफ आ रहे थे। हम लोग क्या करते हैं, अधिकतर बच्चों को हम सिखाते नहीं है, तो वो क्या करते हैं, या तो शब्दों को सिकोड़ देते हैं या कहीं फैला देते हैं। शब्दों का भी एक अपना व्यक्तित्व होता है, और उस व्यक्तित्व के साथ अगर आप सुनते हैं तो उसका आनंद ही अलग होता है, उसमें और मजा आने लगता है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि रास्ता में इस तरह से बच्चों को सिखाया जाता है, और ये पूर्ण जानकारी दी जाती है कि भाषा को कैसे सीखना चाहिए। तो मुझे ये बड़ा अच्छा लगा। और मैं कहानी तो उस तरह की शिक्षात्मक कहानी तो मैं नहीं सुनाऊंगा, क्योंकि बच्चे बहुत बोर हो जाते हैं। मैं उनको अपने पुराने जीवन में लौट नहीं सकते। अब तो जीवन बहुत आगे बढ़ गया है। देखिए, हम लोग अपनी अपनी जगहों में बैठ करके और हम बातें कर रहे हैं और एक दूसरे से मिले हुए हैं। लेकिन आज से करीब करीब 60 साल 70 साल पहले 1950 में 1955 में उसमें 1960 के आसपास कुछ स्कूल हुआ करते थे, और हम लोग जहाँ पढ़ते थे, मैं भागलपुर का रहने वाला हूँ, तो उसमें के जो स्कूल हुआ करते थे उसमें हम लोग जो पढ़ते थे वो इतना विकसित नहीं था माध्यम, और वो जगह भी इतनी विकसित नहीं थी। लेकिन बच्चा जो होता है उसमें एक अपनी प्राकृतिक ऊर्जा होती है, जिसके कारण कि उसके अंदर एक बड़ा उत्साह होता है और बड़ा आनंद आता है। तो मैं बच्चों को अपने 9वीं क्लास की एक कहानी सुनाना चाहता हूँ, अपना अनुभव। अरे वाह। हाँ, तो ये है, हमारे शिक्षक थे कालिदास सिन्हा। वो अंग्रेजी पढ़ाते थे, और उन दिनों अंग्रेजी बचपन से नहीं बल्कि वही 8वीं क्लास से शुरू होती थी। 7वीं क्लास में हम लोग ABCD वगैरह सीख लेते थे, लेकिन 8वीं क्लास में सबसे ज्यादा जोर अंग्रेजी लिखने पढ़ने सब में। और उसमें संस्कृत की तरह एक जो है वो क्रियाओं का जो रूप है, टेंस में, पास्ट टेंस में, और फ्यूचर में, पास्ट पार्टिसिपल में, वो इतना तंग करता था। और क्या उससे उबरने का वो मतलब, आज रटी में, आज उसको रटिए कल साफ, आज रटिए कल साफ, और रटने के सिवा कोई उपाय था नहीं, उसके कोई नियम नहीं। ब्यूटी पुट, ब्यूटी बट, पुट पुट पुट, और कहीं बीट 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 बिटन, ये ऐसा चलता था। तो हम लोग बहुत परेशान थे, अंग्रेजी से इतने परेशान थे, जिसके कारण आपने आगे चल के देखा कि कर्पूरी ठाकुर ने अंग्रेजी जो है बिहार से समाप्त ही कर दिया, और विदाउट इंग्लिश किया। उसका जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई आज तक नहीं हो पाई। खैर, तो कालिदास सिन्हा हम लोगों को अंग्रेजी पढ़ाते थे, इंग्लिश नहीं, अंग्रेजी पढ़ाते थे। अच्छा। तो समझ रहे। और उनकी एक आदत थी कि जो बच्चा ये रूप नहीं रटा हो और याद नहीं हो, या कुछ ट्रांसलेशन कर, मूल भाव जो रूप था वो ट्रांसलेशन से अंग्रेजी हम लोग सीखते थे। तो वो पेट पकड़ते थे ऐसे, जैसे कान नहीं पकड़ते थे, ये बाँ नहीं पकड़ते थे, पेट पकड़ते थे ऐसे, पेट पकड़ते थे चिमटी से, और उसको यूं रखते, और हम लोग छलमलाते, मर गया इस तरह से। तो मैं अधिकतर याद करता था, लेकिन एक बार यही जाड़े का समय था, और कुछ ऐसा हुआ कि कुछ जो उन्होंने शब्द दिए थे उसके रूप में ही नहीं याद कर पाया, और मैं मन से तैयार हो रहा था, क्या करूं, अब तो पेट में ये होना ही है, पेट की आज हालत खराब होगी। तो हमने क्या किए, जाड़े का समय था, नीचे एक बनियान पहनी, उसके ऊपर एक मोटी बनियान पहनी, फिर एक हाफ स्वेटर पहना, उसके ऊपर शर्ट पहन लिया, उसके ऊपर फिर एक हाफ स्वेटर पहन लिया, और पहन के स्कूल चला गया। और जैसे ही उन्होंने मेरा पेट जो है इस तरह से हाथ बढ़ा के पकड़ा, मैंने पेट डाली, तो उनको स्वेटर पकड़ में आ गया पूरा, और उसी को वो मसलने लगे, और मैं वो मसल रहे हैं, और मैं जो है वो छोड़ दिया, अब दूसरे से याद हो जाएगा ये, वो आनंद ले रहे थे। अचानक उन्होंने वो पेट मसलते मसलते उसको अपनी ओर खींचा, तो देखा कि पूरा स्वेटर के सही
तो पोल बारी खुल गई और मैं चिल्ला रहा था जो अब जो उनका गुस्सा हुआ और गुस्से के साथ उनकी हंसी भी फूटी, दोनों, वो देखने लायक था कि गुस्से के साथ फूटी और सारे बच्चे हंसने लगे और ये करने लगे। और उस दिन से मैं पूरे स्कूल में विख्यात हो गया अपने इस वो तो होना ही था, आपने टेक्निक जो ऐसी निकाल ली थी, ये बाकी भी बच सकते थे इस उपाय से। तो बचपन की जो है ये सब जो होती हैं अनुभव जो होते हैं ऐसे, इसकी कहानी के रूप में जो है बच्चों को ज्यादा अच्छी लगती है। और आप बच्चों के साथ जब बैठिए तो बच्चों के जैसे ही उन अनुभव साझा करने में आनंद आता है। आज मुझे बहुत आनंद आ रहा है और मैं आज से 50-60 साल पहले चला गया हूँ और मुझे इतना आनंद आ रहा है इन बच्चों के ये देख करके, क्या बताऊं। आपने मुझे बताया था कि विश्व हिंदी दिवस है, तो इस पर भी मैं कुछ कहूँ। आप कहें। और हमारे बीच में प्रमोद दीक्षित जी भी हैं, वो भी इस पर कहेंगे, आप कहें। तो विश्व हिंदी दिवस में हिंदी के बारे में कहना चाहूंगा कुछ जी। अधिकतर हम हिंदी वालों का कहते हैं, हालांकि हिंदी वाला कोई होता नहीं है, सबकी मातृभाषा अलग है और हिंदी बिल्कुल बाजार की भाषा है। तो लेकिन हम कहते हैं भाई हिंदी बहुत सरल भाषा है और इसको सीखना आसान है। मैं भी ऐसा मानता था, लेकिन पिछले समझिए कि 5-7 साल मुझे विदेशियों को अंग्रेजी पढ़ाने का मौका मिला, हिंदी पढ़ाने का मौका मिला, और वो भी अंग्रेजी माध्यम से। अंग्रेजी आपकी तो सॉलिड है ही बचपन से। नहीं, सॉलिड नहीं है। मैं तो ये मानता हूँ कि हिंदुस्तान में किसी जो अंग्रेजी के प्रोफेसर हैं जो मानते हैं, उनकी भी अंग्रेजी सॉलिड नहीं है, क्योंकि भाषा जो है अपने वही इकोसिस्टम से सीखी जाती है। हाँ, बिल्कुल। और जो आप ऐसे लोग मिलेंगे आपको जो कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में और वहाँ गए हैं अंग्रेजी से पीएचडी करने के लिए उनके, तो वहाँ पर जो लड़के हैं कहते हैं यार आप ये कौन सी अंग्रेजी बोल रहे हो, किस जमाने की अंग्रेजी बोल रहे हो आप। क्योंकि हम तो वहीं अटके हुए हैं ना, कॉलोनियल औपनिवेशिक अंग्रेजी जो है वहीं अटके हुए हैं। और आपस में हम उसी को कितना भी चुभला लें और कितना भी नाटक कर लें, उसको फोनेटिक्स और उस आघात के साथ बोलने के लिए हम नहीं बोल, इसलिए वो हमारी अंग्रेजी जो है वो भारतीय अंग्रेजी रहेगी और हमको उसी के साथ रहना चाहिए। खैर छोड़िए, जो बात मैं कहना चाहता था कि मैं रसियन को अंग्रेजी माध्यम से हिंदी पढ़ा रहा था, बताइएगा, है ना, न रसियन की भाषा अंग्रेजी और न मेरी भाषा अंग्रेजी, एक तीसरी भाषा के माध्यम से। तो थोड़ी 2-3 साल सीखने के बाद मैंने ध्यान किया था उनको उच्चारण वगैरह में, तो उन्होंने पूछा, मैंने पूछा कहीं हिंदी तो आपको बहुत अच्छी लगती होगी, बहुत आसान भाषा है। अरे आसान क्या बात कर रहे हैं साहब, एकदम जान खतरे में है। क्यों भाई? कहा कि देखिए मार जो है, मारना शब्द हम समझते हैं, आपने हमको सिखा दिया मारना। अब जो है खाना शब्द सिखा दिया, खाते हो, सेब खाते हैं, खाना खाते हैं। अब ये मार खाना क्या होता है? अरे मारना है और खाना खाना है, कोई मार खाता है क्या? ये क्या है? आपने पानी भरना मुझे सिखा दिया, भरना किसी चीज को किसी बोतल में या घड़े में इत्यादि में भरना, और फिर ये दंड भरना क्या होता है, फॉर्म भरना क्या होता है, उसमें भरने क्या है, उसमें तो लिखते हैं हम। तो फॉर्म लिखना क्यों नहीं कहते हैं, फॉर्म भरना हम क्यों कहेंगे? और फिर उस पर भी चलिए, कोई अगर दुखी होता है तो कहते हैं आहें भरना, वहां भरने का क्या? वहां तो निकल रहा है, श्वास निकल रहा है, आहें निकल रही है, तो आहें निकलना होना चाहिए, आहें भरना कैसे होता है? मैं परेशान हूँ, 5 साल से मैं सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे नहीं लगता है कि हिंदी से ज्यादा कठिन भाषा दुनिया में कोई है। चलिए, ये विश्व हिंदी दिवस पर आपका ये बयान रिकॉर्ड कर लिया गया है जी। तो मैं यही कहा कि हम लोगों को बहुत ज्यादा जो है इस बात पर अभिमान नहीं करना चाहिए। हमारी जिसकी मातृभाषा होती है, बचपन से लेकर के हम धीरे धीरे सीखते आते हैं, वो 14-15 वर्षों में भाषा सीखते हैं। उस भाषा की सीखने के बाद दूसरी की भाषा उनको कहना कि बहुत आसान है, ये नहीं कहना चाहिए। किसी भी भाषा को सीखने में दिक्कतें आती हैं
और उसको सहज रूप से स्वीकार करना चाहिए। ये बात अलग है कि हिंदुस्तान में जो बाजार की भाषा है और सबों के लिए सरल है तो अन्य भाषाओं के मतलब, तो मैं इतना ही बताना चाहता था। बहुत सुंदर जी। और हमारे पास अभी जी रमेश जी, हम एक और संगीता श्रीवास्तव जी हैं, उनकी एक स्टोरी सुन, फिर हम चर्चा में बहुत सारी बातें करेंगे। एक संगीता श्रीवास्तव जी का एक कहानी देखकर फिर वर्ण की पाठशाला। जी जी। तो अब हम ये वाली और एक देख लेते हैं, फिर हम लौटेंगे चर्चा पर। जी। अगर स्क्रीन पर YouTube का ये शेयर हो जाता है तो बताइएगा। कई बार मुझे ही दिखता है, औरों को केवल स्क्रीन दिखती। जी आ रहा है, आ रहा है। दिख रहा है सर आ रहा स्क्रीन आ रहा है, आवाज भी आ रही है। दिखाई दे रहा है। वाह, एक स्क्रीन पे अति उत्तम। एक मिनट, वो चला नहीं अभी YouTube पर, वो चलना बाकी है। हाँ अब जंगल बुक के बारे में तो हम सब ने सुना है। मोगली और बघीरा से कौन नहीं परिचित है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस व्याकरण के पढ़ाने के समय में मैं जंगल बुक की बात क्यों कर रही हूँ, लेकिन वर्ण विचार की पाठशाला जंगल बुक में भी लगी थी। ये आज पता चलेगा आप लोगों को। जंगल में एक दिन बघीरा भागा भागा जा रहा था। अचानक मोगली ने आवाज दी, अरे बघीरा भाई कहाँ भागे जा रहे हो? बघीरा बोला, अरे मोगली अभी परेशान मत करो, माँ ने पूजा के लिए गुलाब का फूल मंगाया है। मोगली हंसा, गुलाब? ये हम 2 मिनट गुलाब लिखना भी आता है तुम्हें कि बस लेने ही जा रहे हो? मास्टर जी बघीरा कौन है? लिखना क्या होता है? हम जानवर तो केवल बोलना जानते हैं, जो बोलते उसे लिखा भी जाता है क्या? हाँ बुद्धू, मोगली ने कहा, जो बोलते हैं उसे लिखा भी जाता है। तो हम चिन्ह के रूप में कागज पर पेंसिल या पेन की सहायता से लिखते हैं, और ये जो चिन्ह होते हैं उन्हें ही हम वर्ण कहते हैं, और इन वर्णों को मिलाकर बनते हम शब्द लिखते हैं। अब जैसे तुमने कहा तुम गुलाब लेने जा रहे हो, गुलाब, गु जमा ला जमा बा। अब तुम एक चीता हो, तो अगर हम तुम्हारे नाम को देखें कि किन किन वर्णों को मिला के बना है, तो मिलेगा ची जमा। और ये छोटी सी झलक देने के पीछे मकसद ये था कि जो कठिन चीजें हैं वर्ण विचार की पाठशाला में संगीता श्रीवास्तव किस तरह से कठिन चीज को सरल बना देती, उस पर हम बात भी करेंगे। और ये लिंक मैं चैट बॉक्स में डाल रहा हूँ, तो आप इसको पूरा देख और इसके बाद हम हेलो सर बात करेंगे बाल प्रस्तुति। वो सर नहीं मास्टर जी है। अबे भोसड़ी के सर, ये सर मास्टर जी। ए फॉर एप्पल। प्रतुल जी आप एक मिनट प्रतुल जी, एक मिनट, आपकी आवाज नहीं आएगी, मैंने म्यूट। अबे भोसड़ी का अनम्यूट कर। किसी ने हाँ आप प्रतुल जी भी सबको अनम्यूट कर दो आप। जी जी वही कर रहे हैं पंकज जी। आप कर सकते हैं आप अनम्यूट। ये
कोई बीच में आ गया। हाँ कौन आया? प्रमोद जी को अनम्यूट का मैसेज भेज देता हूँ और संगीता जी को। यस सर, मुझे आपकी आवाज आ रही है। अच्छा, आ रही है, आपकी भी आ रही है, ठीक है। जी। हम पहले हाँ ठीक है सर, ओके। हाँ प्रमोद जी, आप 2 मिनट कहें, फिर संगीता जी से हम सिलसिला बातचीत का शुरू करते हैं। प्रमोद जी। जी अपना काम कर। हाँ, जी बहुत बहुत आभार और सभी साथियों के प्रति वंदन, अभिनंदन। और बहुत अच्छा विचार विनिमय चल रहा है। अभी छिपकली कहानी सुनी, आदरणीय रमेश राजहंस जी के बचपन की एक रोचक घटना सुनी, बड़ा आनंद आया। और जब उनका मैं सुन रहा था तो यही घटना हूबहू मेरे साथ भी हुई थी और अंग्रेजी के अध्यापक द्वारा ही की गई थी। तो मैं भी उनके साथ कक्षा 9 में हुआ है और मेरे साथ कक्षा 8 में हुआ है। अध्यापक मैं एक ही तो बिल्कुल उस नहीं है पुरानी आपके? जी अध्यापक एक ही तो नहीं रहे? मेरे के श्रीवास्तव जी थे, श्रीमान राजेश श्रीवास्तव जी। उनके और वही गुरुदेव अवश्य एक होंगे। वही टेक्निक थी उनका, वही जो उनका अभी आप बता रहे थे। तो मैं बिल्कुल वही उस पीड़ा को भी मैं अनुभव कर रहा था। मुझे लगता है कि उनकी पीड़ा मेरी पीड़ा बिल्कुल एक रही होगी। तो उनका बहुत बहुत आभार कि एक बार हम बचपन में लौट पाए उनके कारण। तो साथियों, आज विश्व हिंदी दिवस है और अभी कुछ थोड़ी सी जानकारी साथियों ने शेयर की है। उस पर थोड़ी सी कुछ बातें मैं और जोड़ता हूँ, बढ़ाता हूँ आगे। कि जैसा आप सब जानते हैं कि भारत के जो राजकीय भाषा है उसमें हिंदी को 14 सितंबर 1949 को स्वीकार किया गया था राजभाषा के तौर पर। और 1953 में पहली बार राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया गया। तो जो भारत और भारतवंशी बहुत सारे विश्व के विभिन्न देशों में रह रहे हैं और जो अपने दैनंदिन काम में हिंदी का प्रयोग करते हैं या घर परिवार में या रिश्तेदारों में हिंदी में बातचीत करते हैं, तो सबके मन में यह था कि हम हिंदी को लेकर के एक विश्व भाषा की ओर बढ़े। और वर्धा में हिंदी भाषा प्रचार समिति काम कर रही थी, उनका ही बड़ा काम था। तो हिंदी भाषा प्रचार समिति के माध्यम से 1975 में 10 जनवरी से 14 जनवरी तक प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया गया था। और जिसमें मॉरिशस, सूरीनाम आदि तमाम देशों के लगभग 30 देशों के 122 प्रतिनिधि उसमें सम्मिलित हुए थे। और एक संकल्प लिया गया था कि हम हिंदी के प्रचार प्रसार में और योगदान देंगे और पूरे विश्व में हिंदी को बढ़ावा देंगे। और तब से प्रत्येक 3 वर्ष में विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित हो रहे हैं। पूरी दुनिया के अंदर जहाँ जहाँ भी हिंदी भाषी रह रहे हैं एकत्र होते हैं, आते हैं, मिलते बैठते हैं, बातचीत होती है। 10 जनवरी 2006 को देश के प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री जो थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, उन्होंने एक घोषणा की थी कि हम 10 जनवरी को हर वर्ष विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाएंगे। क्योंकि पहला विश्व हिंदी सम्मेलन 10 जनवरी को ही हुआ था, तो इसलिए 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में 2006 से हम लोग लगातार मना रहे हैं। और इसमें जो हमारे जो भारतीय दूतावास हैं विभिन्न देशों में, वो खास तौर से उन देशों में जो हिंदी प्रेमी हैं, वहाँ के जो स्थानीय जन समुदाय है जिनको हिंदी से लगाव है, प्रेम है, उन सब के बीच कार्यक्रम करते हैं और हिंदी के बारे में बातचीत करते हैं। तो इस प्रकार से ऐसे आयोजन होते हैं आज के दिन। तो ये थोड़ी सी बात मैं साझा करना चाह रहा था। बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद। ये बहुत जरूरी भी है, अगर कोई दिवस हो तो उस पर 2 बातें तो जरूर हों। प्रमोद जी का बहुत बहुत शुक्रिया विश्व हिंदी दिवस पर विचार साझा करने के लिए। संगीता श्रीवास्तव जी, हम बातचीत का सिलसिला शुरू करें। और तो उससे तेरी माँ की मादर चौधरी कांड फाड़ू भेड़ के लौड़े, ये मैं रिमूव कर रहा हूँ। तो मैं सवालों पर ही सीधा और सवालों के साथ साथ शुरू बातचीत करते हैं। हमारे जब से संदेश,
हाँ जी, ये डिसेबल कर दूं फिर से ये? हाँ डिसेबल कर दीजिएगा। तो कोई नहीं आएगा? अब नहीं आने तो हैं, लेकिन डिसेबल ही कर दीजिए, उनसे क्षमा प्रार्थी हो जाएंगे हम बाद में। क्योंकि अभी ना कोई भी आ जा रहा है वैसा हो जी रहा है जी, ना। अब जो भी बारिश करे वेटिंग उसको, रूम में तो आप देख लेंगे, आप हाँ जिसको वेटिंग रूम में नाम के साथ जो आएगा मैं देख लूंगा। हाँ, ठीक है। ठीक। एनिमेशन और चित्रकथाओं का बाल मन पर प्रभाव क्या होता है? जब से संदेश देने, शिक्षा देने के लिए कार्टून फिल्म्स का चलन बढ़ा है और यह प्रमाणित हो गया है कि बच्चों को बिना डोर के, यहाँ डोर से दोनों ही अर्थ ले सकते हैं, रस्सी और दरवाजा, बिना डोर के, बिना खूंटे के एक स्थान पर बैठाए रखने के लिए कार्टून, एनिमेशन, चित्रकथाएं काफी प्रभावी रूप से प्रहरी की भूमिका निभा रही हैं। हमारे लिए बेशक ये माध्यम प्रहरी बने हुए हैं, मगर ये गुपचुप जाने क्या क्या सिखाई दे रहे हैं। आइए एनिमेशन व कार्टून्स के पढ़ने वाले बाल मन पर प्रभावों पर बात करने के लिए चलते हैं इनसे वास्ता रखने वाले इनके प्रेमियों के पास। इनमें एक है पर्यावरण प्रेमी जो अभी जुड़ेंगे, वो जंगल पर लिखते हैं, प्राणी जगत की एक जीती जाती चित्रकथा प्रस्तुत करते हैं। और संगीता जी हैं हमारे बीच में, उनके पास चलते हैं, जो प्रकृति की पाठशाला में भाषा की जटिलताओं की परतें खोलकर बाल मन को बगिया की सैर कराती हैं। पहले उनके विचार जान लेते हैं, संगीता जी। और बहुत ही अच्छा विषय लिया है प्रतुल जी आप लोगों ने। आज का ये जो विषय है भाषा के ऊपर, भाषा हमारे व्यक्तित्व पर बहुत ज्यादा प्रभाव डालती है, जिसका कि उदाहरण अभी हमने बीच में एक छोटी सी झलक देखी। कई बार और इस भाषा का हमारे सामने एक आज एकदम सटीक सा उदाहरण हुआ है कि आप जिस माहौल में रहते हैं उसका असर आपकी भाषा के ऊपर बहुत ज्यादा पड़ता है। आप इन छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चों की, जो मैं जब से मैं इनकी प्रस्तुति को देख रही हूँ, मेरा मतलब मंत्रमुग्ध हो गई थी मैं इनकी प्रस्तुति को देखकर। चाहे वो बच्चों ने जो अभी बच्चियों ने वो कोऑर्डिनेशन से के साथ जो गाना गाया था, मैंने नोट भी किया है इसको। वो खुद ही लिखा, बेटी को बचाओ, बेटी बचाओ वाला जो गाना था, उसमें जो म्यूजिक और लय ताल के जो कोऑर्डिनेशन था, या जो शंकर भगवान की जो उन्होंने प्रस्तुति से शुरू किया, जितनी भी कहानी थी, सर 20 साल के ऊपर हो गए मुझे इन बच्चों के साथ जुड़े हुए। और इन बच्चों को की आंखें देख के अब मुझे समझ में आ जाता है कि इनके मन में क्या है और कौन सी ऐसी चीज है जो इन बच्चों को प्रभावित करती है। मुझे जो चीज समझ में आई कि सबसे ज्यादा बच्चों को उनके आसपास का वातावरण, जैसे हम एक कहावत कहते हैं, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। दूसरी बात, जैसे शब्दों को हम सुनते हैं वैसे ही शब्द हमारे, वही चीज हमारे दिमाग में, मस्तिष्क में, दिलो दिमाग पर वो ही आकृति बनती जाती है। इन बच्चों का जो वॉइस मॉड्यूलेशन था, एकदम किसी एक मंजे हुए कलाकार को मात दे रहा था। हम इतनी वीडियोस बनाते हैं, कभी कभी मुझे वॉइस मॉड्यूलेशन में प्रॉब्लम होती है, लेकिन आज मैंने इनसे सीखा कि हाँ, मैं अपनी वीडियोस को और कितने अच्छे तरीके से प्रस्तुत कर सकती हूँ। और कई बार जब आप बच्चों से बातें करते हैं, जैसा कि रमेश सर ने बोला, बहुत अच्छा, मैं उनको प्रणाम करती हूँ। और जैसा उन्होंने बोला कि जब हम बच्चों के बीच में रहते हैं तो हम बच्चों के बारे में, हमें बहुत सारी चीजें जानने को मिलती हैं और बच्चों के जैसे ही हम बिहेव करने लगते हैं। और आप ये यकीन मानिए कि मान लीजिए अगर कोई एक बड़ा गुरु है, बहुत, जैसे अभी हिंदी दिवस के बारे में बात हो रही थी कि हिंदी अपना स्वरूप खोती जा रही है, ये है वो है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हिंदी से बढ़कर सुरसरी या गंगा या जानवी जो भी कहा जाए, वो कोई नहीं हो सकता है। यूनान, मिस्र, रोम सब मिट गए जहां से, बाकी अभी है लेकिन नामो निशा हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। वो आप चाहे भारत के बारे में बात करिए और चाहे भारत की हिंदी भाषा के बारे में बात करिए, इतनी विशाल हृदय है ये हिंदी कि इसने, चाहे वो अरबी शब्द है, वो चाहे फारसी शब्द है, वो चाहे अंग्रेजी शब्द है, उसने सबको अपने साथ ले लिया है। और यही एक विशाल हृदय के व्यक्तित्व की पहचान होती है। एक महान संत है,
जी। एक महान संत हैं, अपने भक्तों को कहते हैं कोई मेरे पास आना मत, सब 4 मीटर की दूरी से उनको प्रणाम करते हैं। धीरे धीरे उनके भक्तों की संख्या कम होने लगती है, लेकिन एक संत अगर ऐसा है जो सारे अपने भक्तों को, या माँ का ही उदाहरण लीजिए, माँ कभी अपने बच्चे को ये नहीं कहती कि मुझसे दूर से बात करो। कितना भी अपराध करके अगर माँ के पास बच्चा जाता है, माँ बच्चे को गले से लगा लेती है। वही माँ हमारी हिंदी है, जो आपके मन के भावों को जिस शब्द से आप प्रस्तुत करिए, हिंदी उसे अपने आगोश में ले ही लेती। बहुत सुंदर। अब हम आते हैं कहानियों के बारे में। कहानियों का संसार बहुत निराला है और इसका यकीन मानिए कि बच्चों के मन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। ये मेरे कम से कम 25 साल के अनुभव का अब जिस्ट जाके निकला है, जो मैंने वीडियोस के थ्रू बच्चों के बीच में हिंदी व्याकरण जैसी कठिन चीज को मैंने प्रकृति और कहानी के माध्यम से जब बच्चों से जोड़ना शुरू किया, और उसका जो रिस्पांस मुझे दिखाई दिया कि बच्चों ने इतना इंटरेस्ट लेना शुरू किया हिंदी भाषा में, तो मुझे लगा कि मेरी मेहनत सफल हो गई है। कहानियां वो चाहे श्री रामचंद्र से जुड़ी हो, चाहे गुरु नानक से जुड़ी हो, चाहे अल्लाह से जुड़ी हो, चाहे जीसस से जुड़ी हो, वो बाल मन पर बहुत गहरा असर डालती है। अभी जैसे वो रूपल रूठी नहीं वाली जो कहानी सुना रही थी, मानवीय अगर आप मूल्यों को देखें, नैतिक मूल्यों को देखें, तो कहानियां हमें बहुत संदेश देती हैं। हम समझते हैं कहानी सुनाना एक बहुत ठीक है, कहानी सुना दी, लेकिन उस कहानी का बच्चों के मन पर यकीनन मन मस्तिष्क दोनों पर प्रभाव पड़ता है। जी। तो ये जो स्टोरी टेलिंग की विधा आज अचानक से बहुत आगे आई है, ये बहुत जरूरी थी, इसीलिए मैंने भी इस क्षेत्र में कदम रखा और मुझे लगा मैं इस तरीके से बच्चों का की मदद कर सकती हूँ, बच्चों के साथ और ज्यादा जुड़ सकती हूँ, क्योंकि बाल मन माटी समान, बाल मन माटी समान, दीजिए इन्हें सुंदर आकार, निर्मित होंगे वही विचार जैसे गढ़े घड़ा कुम्हार। हम बच्चों के सामने जैसी कहानियां प्रस्तुत करेंगे, हमारा साहित्य जो है समाज का दर्पण होता है, इसलिए हम अपने साहित्य में इस तरह की कहानियां लाएं ताकि हमारा बाल मन जो है वो एक सुंदर आकार ले सके और जिससे हमारा समाज एक सुंदर और सही दिशा में जा सके। हाँ, बहुत सुंदर। मैं एक सवाल और करूंगा, लेकिन उससे पहले रमेश जी से एक सवाल कर रहा हूं मैं, जिसकी तैयारी की हुई है मैंने, और उसके बिना तो मुझे लगे मन कचौटता रहेगा अगर मैं सभी सवाल सबसे नहीं करूंगा। आपसे भी एक सवाल है संगीता मैम, तब तक मैं पहले रमेश जी से पूछता हूँ एक सवाल। रमेश सर उपस्थित तो है ना, मैं देख लूं पहले। हाँ है, अनम्यूट करिएगा रमेश सर। मैं सवाल कर रहा हूँ वहीं पर। पंकज जी, मैं मैसेज भेज अनम्यूट का। हाँ चलिए। हाँ, तो रमेश सर, नाट्यशास्त्र के स्वाध्यायी जानते ही हैं कि जब मंचन में विदूष की कला का कितना महत्व है। विदूषक जो होता था पहले, इसकी मदद के लिए बिना गंभीर विषयों पर मंचित हुए नाटक और फिल्म भी सफल नहीं होती। बीच बीच में ऐसे प्रसंग डाले जाते थे जहां विदूष की क्लाउनिंग। तो फिर रमेश सर, जिन कार्टून्स टीवी सीरीज पर हम बच्चों के बिगाड़ने का आरोप लगाते हैं, ये बात कितनी सही है? क्या कार्टून्स फिल्में बच्चों के मन पर कोई भी सकारात्मक प्रभाव नहीं छोड़ती? देखिए, कार्टून्स की बात जो है वो तो कार्टून्स रेखांकन के माध्यम से एनिमेशन होता है, लेकिन सही बात यह है कि चित्र, कोई भी चित्र, ऐसा कहा गया है कि 1000 शब्द आप किसी चीज के बारे में लिखिए और उसका एक चित्र दिखा दीजिए। हाँ। एक घड़े के बारे में 1000 शब्द में वर्णन करके समझाने की कोशिश कीजिए कि ये घड़ा है, और एक घड़े का चित्र दिखा दीजिए। तो चित्र का महत्व ये है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा, आवाज जा रही है? जी जी जी, बिल्कुल। समय बचाता है हमारा चित्र और फिल्में। जी, तो एक बहुत समय बचाता है। और दूसरी बात ये कहना चाहूंगी कि हमारी जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, उनमें सबसे सक्षम और सबसे शक्तिशाली जो है वो दृष्टि है। जी जी, भौतिक में सबसे ज्यादा दृष्टि है।
एक कहा गया है, एक बात में सुनिए कि अगर हम कुछ सुनते हैं तो हमें कम याद आता है, भूल जाए, अधिक समय नहीं लगेगा कि हम भूल जाएंगे। अगर हम कुछ देखते हैं तो ज्यादा से ज्यादा समय हमारे दिमाग में ये रहेगा, अंकित रहेगा। और अगर हम कुछ करते हैं तो वो जीवन भर याद रहेगा। जीवन भर याद रहेगा। हाँ, करके बहुत सुंदर जवाब जी। और देखने की क्रिया और करने की क्रिया में सबसे महत्वपूर्ण करना है, और उसके बाद उससे जो है दूसरी जो बेहतर, माने बेहतर नहीं बल्कि उसके कहिए कि सेकंड रेट जिसको देंगे वो देखना है, और उसके बाद तीसरा जो है वो सुनना है। तो वो सुनना जो है वो केवल ध्वनि मात्र से होता है, और ध्वनि का हमारी स्मृति में बड़ा एब्स्ट्रैक्ट है, वो एब्स्ट्रैक्ट है। इसलिए देखिए, कोई गाने का धुन आप अगर बराबर सीखे हुए नहीं है तो कोई गाने का धुन आप सुनने में बड़ा अच्छा लगेगा, लेकिन आप उसे गुनगुनाने की कोशिश करें तो नहीं होगा। आपको अभ्यास करना पड़ेगा बार बार। इसलिए एक संगीत का अभ्यास होता है, क्योंकि ध्वनि के माध्यम से हमारा जो दिमाग है वो उतना अभ्यास नहीं है। जितने शब्द सुनते हैं, जितनी बातचीतें करते हैं, उसके लय और उसकी जो विन्यास है वही हमारे दिमाग में अटे हुए। इसलिए देखना बहुत जरूरी है, और चित्र के माध्यम से हम जहां नहीं गए जैसे, और उसका इम्पोर्टेंट देखती क्या इम्पोर्टेंट है, और इसको विज्ञापन कैसे शुरू करता है। आप एक ऐसे जगह की सोचिए जो ट्रेवल वाले, खास करके ये यात्रा वृत्तांत वाले, आप हमको बताइए, बोस्निया आप जाना चाहेंगे क्या? कहीं आप किसी वीडियो रुक गया, क्यों नहीं जाना चाहते हैं? लेकिन एक ट्रेवल वाला आपको उसके 10 चित्र और एक वीडियो दिखाए कि बोस्निया कितनी खूबसूरत जगह है, तो आप तुरंत टिकट कटाना शुरू कर देंगे, नहीं बोस्निया जाएंगे देखने। दृष्टि का बड़ा महत्व है, और जी बिल्कुल, कितना दिमाग पर असर पड़ता है। ठीक इसी तरह अगर बच्चों को वीडियो के माध्यम से, और वो भी कौन सा वीडियो जिसमें वो स्वयं पार्टिसिपेट करता हो, वो स्वयं काम करता हो, चाहे उसकी क्वालिटी पर आप मत जाइए कि उसकी क्वालिटी खराब होगी, वो क्या कहते हैं, सौंदर्य के स्तर से और कलात्मक दृष्टिकोण से बहुत ऊंचा नहीं होगा। कोई जरूरत नहीं है सिखाने के लिए, कलात्मकता जरूरी नहीं है, सिखाने के लिए कर रहा है और दिखना वो बहुत जरूरी है। फिर विज्ञापन की दुनिया में कहते हैं कि जो दिखता है वही बिकता है ना, स्लोगन है ना। पहले आप आज से ज्यादा नहीं, करीब 100 वर्ष पहले, 170 के आसपास, अब विज्ञापन देखिए क्या होते थे। एक बड़ा सा इतना आकार होता था, उसमें सूचनाएं दी जाती थी, सिर्फ सूचनाएं, प्रिंटेड वर्ड्स में, कि ये जो है, ये जैसे मान लिया कोई दवा का है तो इसमें फलाना 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 इसके इंग्रेडिएंट है और इसके खाने से ये होंगे। उसमें कोई बोतल का फोटो नहीं होता था, कैप्सूल का फोटो नहीं होता था, बिल्कुल कुछ नहीं होता था, केवल सूचनाएं होती थी। तो उससे बाजार उसका कितना बढ़ा था। और आज देखिए, आज जब उस विज्ञापन को सजा करके कैप्सूल का भी, और इस पर, और देखिए सबसे बड़ी बात देखिए, उसके साथ क्या बताता है कि अमेरिका के एक विश्वविद्यालय में, भगवान जाने वो कौन विश्वविद्यालय है अमेरिका के विश्वविद्यालय में अभी पता चला है कि ये हल्दी जो है, हल्दी बहुत ही बड़ा डिसइंफेक्टेंट है, इसलिए ये टूथपेस्ट में हम हल्दी डाल के बना रहे हैं। अच्छा, हमें मूर्ख बनाने के लिए चित्र के साथ इसका भी इस्तेमाल होता है। जी बात आप देख रहे हैं, आज जिस हम समय में रह रहे हैं, इस समय में ये जो सोशल मीडिया है, यह सोशल मीडिया किस तरह चित्रों का इस्तेमाल कर रहा है, और उसमें जो फोटो शॉप आ गया है, वह चित्रों को किस तरह मैनिपुलेट करता है, क्यों मैनिपुलेट, उस मैनिपुलेशन के बाद क्या प्रभाव पड़ रहा है, कैसे लोगों के विचार बदल रहे हैं, कैसे वो एक दूसरे को प्रभावित कर रहा है। तो कुल मिलाकर मतलब बच्चों पर इसका बहुत प्रभाव पड़ता है, आप कह रहे हैं। दृष्टि सिर्फ बच्चों, सभी पर, सभी पर चित्रों का प्रभाव, और इसका प्रभाव जो है यह इतना अप्रत्यक्ष रूप से पड़ता है, और बहुत कम अवेयर लोग जो हैं
वो हम तो थिएटर करते हैं, हम आपको एक थिएटर और सिनेमा की एक बात बताते हैं जी। आप सिनेमा जाते हैं और थिएटर देखने भी जाते हैं, कैसे जाते हैं? बाज़ाब्ता टिकट लेते हैं, या घर में 2 घंटा 3 घंटा पहले जो है 4 घंटा पहले आप खाना उना खा करके आराम करके सबों को तैयार हो करके आप आते हैं कहाँ? श्री राम थिएटर में। आपके यहाँ श्री राम है ना? श्री राम सेंटर, हाँ। राम सेंटर, वहाँ आते हैं। मना स्थिति से आप तैयार होकर के आ रहे हैं, वहां अंदर आप आते हैं, बैठते हैं, क्या होता है आपके ऊपर से रोशनी बुझा दी जाती है, आप अकेले हो जाते हैं। आप अपने परिवार के साथ आते हैं, फिर भी आप अकेले होते हैं। वो अंधेरा इसलिए किया जाता है कि आप अकेले हो जाएं, और अंधेरे में आप किसी से बात नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, आपको अकेला किया जाता है। और फिर वो सामने जो स्टेज होता है वो आप पर बम फेंकना शुरू करता है, विजुअल बम। विजुअल बम बहुत सुंदर, सही बात कह रहे हैं, बहुत अच्छा बम फेंकना शुरू करता है। और आप देखिए, आप उसमें कोई काउंटर रणनीति लेके नहीं गए हैं। अगर आप अवेयर नहीं हैं तो आप उसको कि ये गलत करा या सही कहा, कुछ नहीं, आप सीधा उसको ले रहे हैं और सीधा पैसे माइंड से आप ले रहे हैं। अब पैसा खर्च करके आप जो है खराब चीजें घर में लेकर के आ सकते हैं। इसलिए कह रहे हैं कि इसलिए कहा गया है कि सिनेमा और थिएटर का जो दोनों का बहुत 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 बड़ा प्रभाव है, बहुत बड़ा प्रभाव है, और समय भी बचाता है। और इसके काम करने वाले को इसलिए इसके ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है ये आप समझ सकते हैं। बहुत बड़ा दायित्व है उन पर। मैं पंकज जी से आग्रह करूंगा 5 मिनट और देंगे, समय समाप्ति होगी। फिर भी मैं संगीता जी से एक सवाल करूंगा, बाकी 2 कथाकार शायद हमारे ही कारण ना जुड़ पाए हो क्योंकि हम एंटर नहीं दे रहे हैं। संगीता जी, रमेश सर से बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, नया नजरिया। हम जिस पहलू से नहीं सोचते वो सर सोचते हैं और दिखाते हैं। प्रकृति के चितेरे जानते ही हैं कि शिक्षण यदि वृक्ष तले होगा, पहाड़ नदी जंगल में सफर करते हुए होगा तो कुछ भी सीखना सहज हो जाएगा। इसलिए बालपन में तंग आकर जिन बच्चों ने अपने परिवारों से पलायन किया, अगर वे गलत हाथों में नहीं पड़े, वे महावीर स्वामी गौतम बुद्ध हो गए। संगीता मैम, स्कूली पाठ्यक्रम द्वारा मिल रहे दबाव को बच्चा कैसे झेले, इस उकताऊ पाठ्यक्रम की एनिमेशन और कार्टून्स कैसे मदद कर सकता है? इस दिशा में कुछ प्रयास वर्चुअल स्टोरी टेलर्स, आप भी और बाकी टीचर्स तो करते दिख रहे हैं, मगर बिना आंखें थकाने वाले क्या ये प्रयास पुस्तकों द्वारा नहीं किए जाने चाहिए? जब से बिल्कुल किए जाने चाहिए। जी, आप पूरा करिए, अपना। जब से कागज के प्रति किफायती नजरिए का प्रचार होने लगा है, ये मुहिम केवल डिजिटलाइज्ड मीडियम में ही दिखती है। दूसरा कारण प्रकाशन महंगा भी है, बनस्पत ई बुक आदि के। तो आप क्या सोचते हैं इस पर कि क्या होना चाहिए? सर देखिए, अपने इस पूरे सर्विस ड्यूरेशन को अगर हम 3 भागों में बांटते हैं कि जब से मैंने अपने बालपन से अगर हम लेते हैं, जब हम लोग पढ़ते थे एनसीईआरटी की बुक्स होती थी, ब्लैक एंड व्हाइट बुक्स होती थी, ठीक है। आज जो बुक है प्रेजेंट में, आप देखिए इतनी कलरफुल बुक्स हैं। उसके बीच का जो माध्यम है, इंटरनेट आ गया उसके बीच में, बच्चों के बीच में। बच्चों ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म बोरिंग लगने लगी, तो अभी की बुक्स बोरिंग लगने लगी। इंटरनेट पे मौजूद जो हमारा ई कंटेंट है वो बच्चों को भाने लग गया। अब इस ई कंटेंट बच्चों को भाग क्यों रहा है, हमें इसको समझने की जरूरत है। हमारी जो शिक्षा नीतियां बन रही है, जो हमारे शिक्षा की को आकार देने के लिए लोग बैठे हैं, महान लोग जो बैठे हुए हैं, उन्हें इस बात को समझना चाहिए कि आखिर बच्चा चाहता क्या है। हम खाना बना के सिर्फ किचन में रख दें और कोई खाए ना, तो उस खाना बनाने का हमारे लिए फायदा क्या है? तो हम माँ के रूप में हमें ये जानने की कोशिश करनी चाहिए कि आखिर मेरा बच्चा चाहता क्या है। इसमें नमक ज्यादा चाहता है कि चीनी ज्यादा चाहता है, थोड़ी सी चीनी और मिला दे तो बच्चा दूध पी लेगा, या बच्चे को चीनी नहीं पसंद है तो इसको हम दूसरे फॉर्म में करके दें। तो ये मैंने एक साधारण सा उदाहरण दिया ताकि यहाँ बैठे बच्चों को भी ये बात समझ में आए। तो हमारे जो नीति निर्धारक लोग हैं, जो समाज को नया रूप देने का एक वो लगते हैं कि हाँ, हम समाज को जैसा चलाएंगे तो समाज वैसे चलेगा, उन्हें ये समझना चाहिए कि टीचर्स को आप लाख ट्रेनिंग दे दो, लेकिन अगर
जो आप अपने शिक्षक को, जैसे सर ने कहा, हमें भी आज अपने शिक्षक वो याद हैं जिन्होंने हमारे दिल को छुआ था। और आज हम टीचर्स को ऐसी ट्रेनिंग दें कि वो इस तरीके से अपने कंटेंट को बच्चों के सामने रखें कि एक तो बच्चा उससे जुड़े, और वो जो एक प्रेशर की बात आपने करी है, वो बच्चा बिना प्रेशर के कोई चीज को, किसी भी कंटेंट को, किसी भी विषय को, किसी भी टॉपिक को इस तरीके से शिक्षक या शिक्षिका या शिक्षण संस्थाएं बच्चों के सामने लेके आए ताकि वो खेल खेल में बच्चा बहुत बड़ी बात सीख जाए, इंस्टेड ऑफ गोइंग ऑन द, हम नेट का मत लें या बुक का मत लें, हमें किसी की जरूरत नहीं। जी जी। टीचर्स की इम्पोर्टेंस या टीचर्स का वो बड़े इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होता है कि वो बुक को किनारे करें, इंटरनेट को किनारे करें और खुद को, अपने आप को इस तरह का प्रिपेयर करें कि बच्चे को इंटरेस्टिंग वे में कंटेंट बच्चों के साथ शेयर कर सके, तो बच्चों के ऊपर कोई प्रेशर नहीं होगा, जैसा हम करते हैं अपने बच्चों के साथ। हाँ, वो बहुत अच्छा तरीका भी है। और मैंने जितना आग्रह किया था पंकज जी से, और आखिर में मैं रमेश जी, मैं अभी लौटता हूँ बस। विनीता जी जुड़ी हुई है ना? हाँ, एक बात जोड़ना चाहता हूँ रमेश जी। नीति निर्धारण के बारे में बात जो कही, इसमें जोड़ना चाहता हूँ। बहुत अच्छी बात है, इसलिए कह रहा हूँ कि दुनिया में क्या सोचा जा रहा है और क्या किया जा रहा है और हम वहां से कहाँ कितनी दूर हैं। जी हाँ, ये देखिए, ये मैं करीब 15-20 साल पहले की बात बता रहा हूँ, स्वीडन और डेनमार्क की बात। वहां पर बच्चे, उनका तर्क ये था कि हम बच्चे को स्कूल में 8 घंटे 8.5 घंटे के लिए भेजते हैं पढ़ने के लिए, 9 घंटे के लिए। एक मजदूर भी तो काम 9 घंटा करता है, 8 घंटा करता है, फिर 8 घंटे के बाद वो जब घर लौट के आता है तो काम करता है क्या? उस व्यक्ति के लिए नहीं करता है, वो और चीजें अपने परिवार में एंजॉय करता है, परिवार से फिर सीखता है जो बातें करता है। तो अगर हम बच्चे को स्कूल भेज रहे हैं और 8 घंटे वो वहां है, 8 घंटे, तो फिर उसको घर में पढ़ने की और होमवर्क देने की क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है। इसका मतलब है कि आप बच्चे के माइंड को जो उतना, वो उसको आप 15-15 घंटा टैक्स कीजिएगा तो उसकी आप कुछ भी करने की कोशिश कीजिए, उसकी रुचि मरने ही जा रही है, वो होगा ही। सही बात है। तो नीति, हाँ, नीति ये होनी चाहिए कि 8 घंटे आप, ये सारा दायित्व तो स्कूल पर होना चाहिए। ऐसा स्कूल बनाया जाए कि जहां पर, और टीचर ऐसे हैं कि वो वहां से छोड़ करके घर पर कोई बच्चा पढ़ेगा नहीं, वहां पढ़ेगा दूसरी चीजें पढ़ेगा, माँ बाप दूसरी चीजें पढ़ाएगा, और बाकी चीजें कब पढ़ाएगा माँ बाप भाई? और समाज की दूसरी चीजें वो कब सीखेगा अगर वो कोर्स की किताबें ही पढ़ता रहेगा? तो बस ये इतना भी ही एक सोच है, लेकिन अभिभावक और शिक्षकों का जो एक सामूहिक गठजोड़ बनता है वो इस दृष्टि से बनता है कि अभिभावक घर पर मदद भी करे, एक माहौल बनाकर रखे। लेकिन ये भी सोच विचारणीय है, बात यह है जो रमेश सर ने कही है कि वो पूरे घंटे कर चुका है अपने, है ना, 8 घंटे पूरे कर चुका है, उसके बाद वो स्वतंत्र है। प्रतुल सर, एक बात जी, सर, हाँ, एक मिनट, बहुत अच्छी चर्चा चल रही है, इसलिए इस समय बात आई है तो हम बात चाहेंगे कि यहीं पे शेयर हो जाए। रमेश सर ने बहुत अच्छी बात कही। सर देखिए, हम लोगों का, हमें बच्चे को मल्टी डायमेंशनल बनाना है। हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ इस समय पढ़ाई पे फोकस कर रहे हैं, इसलिए बच्चा लाइफ स्किल से दूर जा रहा है, मॉरल वैल्यू से दूर जा रहा है, अपनी सभ्यता से दूर जा रहा है, अपनी संस्कृति से दूर जा रहा है। हम बस उसको आकाश इंस्टीट्यूट, मतलब नाम नहीं लेंगे, लेकिन बस इंजीनियर, डॉक्टर और बस पढ़ाई के ही। सर आप ये देखिए, बच्चों के साथ हम कितने अपने, तो हम लोग बच्चे थे, हम लोगों की दिवाली दशहरे में हम लोग माँ बाप के साथ जुड़ते थे, तो हम परंपराएं यहाँ तक लाए। हमारे बच्चे सिर्फ पढ़ने में इतने बिजी है, स्कूल के बाद ट्यूशन के बाद कोचिंग के बाद ये वो सब कुछ हम करा रहे हैं, लेकिन हमारी सभ्यता संस्कृति हमसे छूटती जा रही है सर, जो हमारे समाज के लिए अच्छी बात नहीं है। इस पर तो इस पे हमें कहीं ना कहीं बात करनी पड़ेगी कि बच्चों को मल्टी डायमेंशनल आप बनाइए, मल्टीटास्किंग आप बनाइए। सिर्फ फोकस, शिक्षा का माध्यम सिर्फ बुक नहीं है, शिक्षा के कई माध्यम है। जी, अभी चर्चा और लंबी खींचने का डर है मुझे, अभी कंट्रोल रखिएगा। विनीता जी से मैं आभार व्यक्त करने के लिए 1 मिनट और मांगता हूँ। पंकज जी, 1 मिनट विनीता जी बोलेंगे आखिरी समापन। हाँ,
हाँ, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज की चर्चा भी बहुत अच्छी रही और बहुत अच्छे मुद्दे पे हम चर्चा कर रहे थे, लेकिन समय कम होने के कारण नहीं हो पाया। और मैं थोड़ा रास्ता संस्था के बारे में बताना जी चाहूंगी जरूर। कि जानकर आप लोगों को बहुत खुशी होगी। कुछ लड़कियां, कुछ बच्चे आज अपने पैरों पे खड़े होके पूरा परिवार संभाल रही है। वो आर्थिक रूप से, जो बच्चे घर से बाहर नहीं निकलना चाहती थी लड़कियां, आज बाहर निकल रही हैं, काम कर रही हैं और आर्थिक रूप से सहयोग कर रही हैं और घर की पूरी जिम्मेदारी ले रखी है उन्होंने। तो बहुत सुंदर। जो हाँ, लड़कियों के और गर्ल चाइल्ड एजुकेशन और वुमेन एम्पावरमेंट पे रास्ता बेसिकली काम करती है। और जी। आज मतलब अच्छे अच्छे राह पे और अच्छे डायरेक्शन में ये लड़कियां जा रही हैं। और अभी भी आपने जो देखा होगा कुछ लड़कियों का बोलना, करना और बड़े मंच पे आके डांस प्रस्तुति आत्मविश्वास से करना। भरपूर था। जी 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 बिल्कुल, बहुत खुशी की बात इसके लिए है। तो हम और क्लैपिंग बहुत करते हैं आपके हाँ, परिवार को। बहुत और बहुत धर्मेश्वरी सुंदर। और जी इसके लिए आज समाज आप लोगों का श्रेय ज्यादा है विनीता मैम, कि आप उस अनगढ़ मिट्टी के उसको आटे को और एक इतना सुघड़ आकार दे रहे हो, तो उसके लिए आप जैसे कुम्हारों की आवश्यकता है हमें। हाँ, धन्यवाद। और सच में अंदर से, आत्मा से खुशी मिलती है जब एक एक बच्चा जब दूर चल के दिखता है कि वाह वो कुछ कर रहा है, तो हमारी आज मेहनत सफल हो रही है। तो आज जी हम जी सद्भावना कथा उत्सव का यहीं समापन करते हैं और ये आखिरी आयोजन था। हम फिर मिलेंगे सभी से। धर्मेश्वरी जी नमस्ते, आपको अवसर नहीं मिला बोलने सबको का। नमस्ते। नमस्ते। जी जी और नमस्ते। सभी, रमेश सर बहुत बहुत आभार, आप आए। संगीता मैम बहुत बहुत नमस्ते। हंसराम जी नमस्ते। नमस्ते सर। सबका बहुत धन्यवाद और नमस्कार। और नमस्ते। पंकज जी पर्दा बंद कर सकते हैं। ठीक है, मैं जी थैंक यू। ओके।